साथियों, सहपाठियों, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मेहरा क्लासेस द्वारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हमने सिंघम बैच लॉन्च किया है। इसकी कीमत है केवल 2,999, जिसमें क्या होगा अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो राजनीति विज्ञान विषय के लिए बहुत सही और सटीक तैयारी, सही रणनीति के साथ और पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए हम बहुत व्यवस्थित तरीके से करने वाले हैं। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। हम पढ़ रहे थे, तो अभी उसी के बीच में आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की पहली यूनिट है, उसमें जो भारतीय राजनीतिक विचारक है उसको भी शामिल किया गया है। तो उनके साथ साथ हम इंडियन थिंकर को भी पढ़ते चलेंगे। तो इंडियन थिंकर में आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य को। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह के विचार कौटिल्य ने दिए हैं, राज्य को लेकर क्या मंडल सिद्धांत क्या है, न्याय को लेकर कौटिल्य क्या कहते हैं, दंड को लेकर कौटिल्य के किस तरीके के विचार हैं। इसी के साथ साथ जो अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कौटिल्य की, इसमें कौटिल्य क्या कहते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं कौटिल्य और समझते हैं आखिर क्या कहा है कौटिल्य ने, है ना। ये अब समझते हैं कौटिल्य को कि आखिर क्या ऐसा किया है कौटिल्य ने, इनका नाम जिस तरह से इनका नाम बड़े महान थिंकरों में लिया जाता है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कौटिल्य का जन्म जो था, लगभग कौटिल्य का जन्म 300 ईस्वी में 300 ईस्वी पूर्व हुआ था ना, मगध के आसपास इनका जन्म हुआ था और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम उस समय करते थे। इन पर एक बुक लिखी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने कौटिल्य के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है और इनको बड़े अच्छे एक दूरदृष्टिकारी व्यक्ति के रूप में बताया और भारत के एक महान चिंतक के रूप में इनका वर्णन किया है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जो कौटिल्य है इनको पहला भारतीय राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। मतलब कि पहले जो हमारा भारतीय चिंतन होता था वो कहीं ना कहीं धर्म आधारित था, जिसमें घुमा फिरा कर धर्म की बात की जाती थी, नेतृत्व को शामिल किया जाता था। इसको यूरोपीय जो थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में कोई देन मानते ही नहीं थे। भारतीय जो दर्शन ऐसा स्वीकार ही नहीं करते थे कि भारत में राजनीति है या इस विषय में कोई बात की गई। परंतु क्या हुआ, उस समय कौटिल्य की किताब हमारे सामने नहीं आई थी। पर जब कौटिल्य ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इन सब से हटकर यथार्थवाद पर बहुत जोर दिया। मतलब इन्होंने जो दर्शन दिया वो पूरी तरीके से नैतिकता से अलग है, धर्म से अलग है और यथार्थवाद पे आधारित है। मतलब कि एक शासन कैसे होना चाहिए और कैसे एक राज्य में शासन किया जाना चाहिए, शासक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर जितने विस्तार से कौटिल्य ने लिखा है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, इतना वृहद वर्णन शायद ही दुनिया की किसी किताब में किसी थिंकर ने किया होगा राजनीति को लेकर। यही कारण है कि कौटिल्य को हमारे यहाँ पे राजनीतिक चिंतन का, भारतीय राजनीतिक चिंतन का पिता कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं चंद्रगुप्त जो थे उस समय राजा बने और उनको राजा किसने बताया बनाया, कौटिल्य ने। तो कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो उस समय के राजा थे उनके प्रधानमंत्री थे, है ना। और प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक है ना। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना है वो बहुत बाद में, अर्थशास्त्र हमको बहुत बाद में मिलती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसलिए इनको मैकियावेली कहा जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि मैकियावेली जो है उसको यूरोप का कौटिल्य कहा जाना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य बहुत बहुत विस्तार से और गहराई से हर एक बिंदुओं पे अपनी बात कहते हैं, है ना। और क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उसमें बहुत राजनीतिक सिद्धांत का जितना व्यवस्थित इन्होंने वर्णन किया है अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कौटिल्य ने क्या किया, नीति शास्त्र और धार्मिक विचारों से हटकर यथार्थवादी विचार दिए जो सटीक और एक राज्य के लिए जरूरी होना चाहिए, है। एक राजनीति को अलग अध्ययन का विषय बनाया, इसे धर्म से अलग किया कौटिल्य ने राजनीति को, है। जो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा मुख्यतः शासन कला पे लिखा कि शासन कैसे होना चाहिए, है। तो इन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है, देखो अर्थशास्त्र जो इनकी किताब है इसमें लगभग 15 अध्याय है। अर्थशास्त्र में कितने, इसमें 15 अध्याय है। अर्थशास्त्र में लगभग 15 अध्याय है। 15 अध्याय नहीं, सॉरी, 115 अधिकरण है। मतलब आप मान लीजिए कि अर्थशास्त्र के लगभग 15 भाग है, तो 150 अध्याय है। उन 15 भागों को 150 अध्याय में विभाजित किया गया है और 180 प्रकरणों के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से इसमें कौटिल्य अपनी बात आगे कहते हैं ना। और लगभग इसके जो अध्याय नंबर
अध्याय नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अभिकरण नंबर जो 6 से 13 है, इनमें कौटिल्य विदेश संबंधों की बात करते हैं अर्थशास्त्र में, है ना? अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र का मतलब होता है ऐसी भूमि जहाँ पे लोग निवास करते हैं। लोग जिस जगह पे लोग निवास करते हैं, उस भूमि को क्या कहा जाता है? उस भूमि को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र से मतलब आप ये अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स से मत समझिएगा। यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब है ऐसी भूमि जहाँ पे जो जनसंख्या से भरी हुई हो, जहाँ लोग निवास करते हैं ना, उसको इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र कहा। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, जैसे मैंने आपको बता दिया। 150 अध्याय में इसको बांटा है और 180 प्रकरणों का इसमें वर्णन है ना? और अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन से लेके जो नैतिकता नागरिक के लिए होनी चाहिए, है ना? जो न्याय क्या होना चाहिए, दंड क्या होना चाहिए, आदि समस्त बिंदुओं पर बहुत बहुत विस्तार से लिखा है कौटिल्य ने, है ना? तो ये उनकी अर्थशास्त्र किताब है। अर्थशास्त्र को और समझते हैं, इसके पहले थोड़ा सा कौटिल्य को और समझिए। कौटिल्य को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है, जिसमें से एक कहानी कुछ ऐसी है कि देखो क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, है? महापद्मनंद उस समय मगध का शासक हुआ करता था। उनने क्या किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको अपनी सेना से निकाल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो महापद्मनंद है उन्हीं के पुत्र थे, पर एक दासी के पुत्र थे। और चूंकि वो थोड़े से उस उतने सुंदर दिखते नहीं थे, है ना? और दासी पुत्र होने के कारण उनको सेना से निकाल दिया गया था। इसी बीच में क्या हुआ था, महापद्म नंद ने थोड़ा सा घमंडी किस्म का वो शासक था, कौटिल्य को अपनी श्राद्ध के बहाने अपनी सभा में बुलाया। कौटिल्य भी कुरूप थे, है ना? और काले दिखते थे। उन्होंने कौटिल्य का भी बहुत मजाक उड़ाया और उनको अपनी सभा से बाहर कर दिया, जिससे कौटिल्य का बहुत अपमान हुआ। तो वहीं कौटिल्य क्या करते हैं? कौटिल्य एक शपथ लेते हैं कि जब तक मैं महापद्म नंद के पूरे वंश का विनाश नहीं करूंगा, मैं अपनी शिराए मतलब अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो वो भी एक तरीके से शत्रु हो गया महापद्म कौटिल्य का भी, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सेना से निकाल दिया था, तो दोनों कहीं ना कहीं प्रतिशोध लेना चाहते थे। एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य कहीं से गुजर रहे थे, अचानक वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण है जो कटीली घास की झाड़ियों में क्या छाछ नहीं डाल रहा। तो वो बड़े उत्सुक हुए कि ये महानुभाव ये ब्राह्मण ये क्या कर रहे हैं। तो ये जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं उस ब्राह्मण से कि ये ब्राह्मण आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब। तो वो ब्राह्मण बताता है कि दरअसल क्या हुआ है, कटीली जो घास है मेरे पैरों में चुभ गई और बड़ी मुसहनी पीड़ा का मुझे सामना करना पड़ा। तो मैं इस वजह से मैं इस घास का समूल नाश कर रहा हूँ मही डालकर, ताकि किसी और के पैरों में ना चुभे और किसी और को पीड़ा का सामना ना करना पड़े। तो भैया देखो, ये बात देखकर जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे बड़े प्रभावित होते हैं। ब्राह्मण से अपना परिचय पूछते हैं, तो ब्राह्मण उनको बताते हैं कि वे कौटिल्य है, और जो अ, कौटिल्य है और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य उनसे अपने को मार्गदर्शन करने के लिए आग्रह करते हैं, और इस आग्रह को कौटिल्य स्वीकार करते हैं। तो फिर उसके बाद में वो अर्थशास्त्र किताब लिखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं राजा बनने के लिए, क्योंकि वो राजा का पुत्र पहले से था। तो यहाँ पे 3 लक्ष्य रखते हैं कौटिल्य अपने लिए। पहला लक्ष्य तो ये रखते हैं कि पूरे जो मगध राज्य है उसको महापद्मनंद के अत्याचारी शासन से मुक्त करना है, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य ये रखते हैं यहाँ पर कौटिल्य कि जो पश्चिमी सीमा है भारत की, उस पे लगातार आप देख रहे थे शुरू से आक्रमण होते जा रहे थे, है ना? कोई विभिन्न जाति के लोग अफगानिस्तान का जो हमारी पश्चिमी बॉर्डर थे लगातार भारत पर आक्रमण करते रहे, तो आक्रमणों को रोकना। उसी कड़ी में आप देखते कि सिकंदर भी भारत आता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कैसे सिकंदर के आक्रमण को रोका जाए, है ना? और तीसरा लक्ष्य जो रखते हैं उनके लिए वो है रखती है कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य है, तो इनको कैसे एक महासाम्राज्य में बदला जाए। तो कौटिल्य ही वो महान व्यक्ति हुए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक एकता के सूत्र में पूरा पिरोया। इसके बाद में अशोक का शासन देखते हैं, जो अखंड भारत की आप बात करते हैं ना, कहीं ना कहीं उसकी प्रणेता या जनक या जो किसके विचार की उपज है, वो कौटिल्य के विचार की उपज है। कौटिल्य की बदौलत ही भारत इतने बड़े अखंड भारत में या अखंड साम्राज्य में उस समय हमारे सामने आया, है ना? तो ये कौटिल्य की देन थी। कौटिल्य एक महान कूटनीतिज्ञ थे, मतलब साम दाम दंड भेद की जो अवधारणा है, किस तरीके से शासन किया जाए, इन्होंने शासन के लिए सब चीजों को उचित बनाया। बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे कौटिल्य, है ना? इनकी दूरदर्शिता इतनी ज्यादा थी कि ये पहले से सारी चीजों का आकलन अपने मस्तिष्क में कर लेते थे, और बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ये थे। इन्होंने हर चीज को लेकर बड़े नियम कानून बनाए, और आज भी कहीं ना कहीं हमारे जो वर्तमान में जो कौटिल्य की सिद्धांत है तो प्रासंगिक है बहुत तरीके से, है ना? तो ये हमारे कौटिल्य थे। बहुत अहम योगदान इन्होंने दिया, नैतिकता से हटकर यथार्थवाद की बात की,
और इन्हीं इन्हीं की जैसे बात जो करते हैं वो हमारे मैकियावेली करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में, है ना? तो ये हमारे कौटिल्य थे। अब धीरे से समझते हैं हम आगे हम अर्थशास्त्र बुक को देख लेते हैं। तो देखो, अर्थशास्त्र किताब हमारे सामने बहुत बहुत लेट आई, लगभग 1905 से पहले ये उपलब्ध नहीं थी। तो हुआ क्या, देखो, एक रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, जिनकी वजह से अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में आया। कौन व्यक्ति थे? रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री, जिनकी वजह से अर्थशास्त्र दुनिया के सामने आया। ये कौन थे भैया रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री? तो ये मैसूर रियासत की एक लाइब्रेरी थी। मैसूर उस समय एक रियासत हुआ करती थी, तो उसकी एक लाइब्रेरी थी, है ना? तो ये जो व्यक्ति श्याम शास्त्री उस लाइब्रेरी में पांडुलिपियों का संरक्षण करते थे, मतलब वहाँ जो किताबें पुरानी पुस्तकें थी उनका संरक्षण किया करते थे रुद्रपट्टनम, स्वामी शास्त्री, श्याम शास्त्री जी। तो क्या हुआ 1905 से पहले, है ना, ये गुमनाम 1905 के आसपास लगभग एक गुमनाम में, मतलब एक ब्राह्मण आता है ना? और ब्राह्मण क्या करता है, पुस्तकालय में आता है और श्याम शास्त्री को संस्कृत भाषा में कुछ सूत्र या पुस्तक, जैसे जो ताड़ की पुस्तक होती है, वो देकर जाता है। वो बहुत पुरानी पुस्तक थी जो सूखे ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी, है ना? वस्तुतः यह जो पुस्तक थी यही अर्थशास्त्र थी। जो अर्थशास्त्र है वो ब्राह्मण लाकर देता है लगभग 1905 में श्याम शास्त्री जी को, ये जो लाइब्रेरी के संरक्षक होते हैं। जाकर अर्थशास्त्र ग्रंथ प्रकाश में आता है, हमारे सामने आता है, जिसका अध्ययन किया जाता है और उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तब दुनिया के सामने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र किताब आई, तब दुनिया में कहीं ना कहीं एक विचार विकसित हुआ कि जो भारत है, भारत में भी राजनीतिक चिंतन की पद्धति है और बहुत गहरी और बहुत यथार्थवाद को लेकर चलती है। वो किसकी देन है? वो पद्धति देन है कौटिल्य की, है ना? तो वो था अर्थशास्त्र, इस तरीके से हमारे सामने आता है। सॉरी, अर्थशास्त्र में लगभग 34 भाग हैं। सरकार के 34 भागों को बताया है कौटिल्य ने, किसमें? अर्थशास्त्र में, है ना? राज्य में 18 मंत्री होने चाहिए, ऐसा कहते हैं, जिनको क्या कहा, अष्टादश तीर्थ नाम दिए है कौटिल्य ने। सरकार के 34 भाग होंगे, 18 मंत्री होंगे। अर्थशास्त्र जो उस समय स्मृति, जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारे ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत, गीता, और जो स्मृतियां है, इस तरह की मनुस्मृति आदि, ऐसा नहीं था, बकायदा एक शास्त्र की तरह लिखा गया है कि राजा कैसा होना चाहिए। इसके बाद में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने 4 भागों में बांटा है। 4 अर्थात ज्ञान के 4 प्रकारों को बताया है टोटल, की जो हमारा समाज है इसमें किस तरह के 4 ज्ञान होते हैं ना, तो ये अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख करते हैं, या इनको एक तरीके से 4 प्रकार का ज्ञान कह सकते हैं। तो पहली जो विधा है जिसकी चर्चा कौटिल्य अर्थशास्त्र में करते हैं, वो है अनवीक्षिकी। कौन सी विधा है? पहली विधा है अनवीक्षिकी। अनविच्छिकी में क्या होता है, जो अनविच्छिकी विधा है इसमें मुख्यतः दर्शन, तर्क, इसकी बात की जाती है। अनविच्छिकी विधा में किसकी बात की जाती है? दर्शन और तर्क की बात की जाती है। जैसे देखिए, इसमें चारवाक, है ना, सांख्य, योग दर्शन आदि जो बहुत सारे उस समय दर्शन थे, इन सब का ज्ञान आता है। और यह विधाओं प्रकाश स्तंभ की बात है। तो आन्वीक्षिक की जो विधा है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य बताते हैं, मुख्यतः दर्शन और तर्क की बात करती है। दूसरी विधा जो है वो है त्रयी। त्रयी क्या है भैया? तो त्रयी जो है ये सामाजिक जीवन से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है इस विधा में। कौटिल्य ने, मतलब ये जो विधा है ये किससे संबंधित है? इसमें सामाजिक चीजें, समाज से संबंधित चीजें, इसके साथ में वेद और जो वर्ण व्यवस्था है, मतलब पूरा सामाजिक व्यवस्था क्या है, उसका वर्णन किया है इस विधा में कौटिल्य ने। तीसरी है वार्ता। पहले तो आप ये समझिए कि विधाओं का उल्लेख, विधा मतलब आप भाग समझ सकते हैं, कि अर्थशास्त्र को 4 अलग-अलग भागों में बाँटा और उसमें अलग-अलग चीज़ों का वर्णन किया है। जैसे तो आन्वीक्षिकी में दर्शन और तर्क की बात करते हैं, है ना? इनके बारे में। दूसरी जो भाग है या विधा है एक अलग, उसमें त्रयी जिसको बोलते हैं, त्रयी में सामाजिक जीवन, वेद, अधर्म, इसकी बात करते हैं कौटिल्य। अगली विधा है वार्ता, जिसको कहते हैं। वार्ता में किसकी बात करते हैं? अर्थव्यवस्था की, मतलब कृषि कैसी होगी, है ना? कृषि क्या होना चाहिए और व्यापार कैसा होगा और क्या-क्या नियम होंगे, इसको उन्होंने राज्य का प्राण कहा है। किसको? वार्ता को, मतलब व्यापार आदि सब चीज़ों को। तो इसमें उसका वर्णन करते हैं वार्ता में। और फिर अगली जो विधा है वो है दंड नीति। दंड नीति में किसका वर्णन किया गया कि शासन कला कैसी होगी, संप्रभुता कैसा होगा, दंड कैसा होगा, है? संपूर्ण जीवन व दंड नीति पर आश्रित है। 3 विभाग जो है
दंड नीति पर ही निर्भर है। दंड नीति बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों विधाएं जो बनी रह पाती है समाज में, उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण क्या है? वो कारण है दंड, दंड का होना समाज में। उसकी वजह से तीनों विधा चल पाती है। तो इस तरीके से चार विधा कौटिल्य किसमें बताते हैं? अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं। और दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। तो अर्थशास्त्र जो किताब है, इसमें सबसे ज्यादा जोर जो देते हैं कौटिल्य, वो किस पर देते हैं? दंड नीति। इनका मानना था कि दंड के माध्यम से ही एक राज्य को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया जाता है। अगर दंड का अभाव है तो राज्य में क्या हो जाता है? मत्स्य न्याय हो जाता है। इन्होंने राज्य की कल्पना ही किस लिए की थी? कि देखो, मत्स्य न्याय क्या होता है? जिसमें ताकतवर व्यक्ति कमजोर लोगों को खा जाते हैं। तो ऐसा ना हो और अराजकता ना मच जाए राज्य में, इसलिए क्या होना चाहिए? दंड होना चाहिए। दंड राजशक्ति का, वह प्रभु सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। अर्थशास्त्र के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। अर्थशास्त्र के जो उद्देश्य है कि राज्य और इन सबकी स्थापना करना चाहता है कौटिल्य, तो उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, और धर्म के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। अर्थ की तुलना वह धर्म कौन है? कौटिल्य का राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मत्स्य न्याय की समाप्ति हेतु राज्य का उद्भव हुआ। मतलब कौटिल्य राज्य शासन में धर्म का सहारा नहीं लेते, बिल्कुल वो तर्क, नियम, कानून पर आधारित है जो राज्य के लिए बनेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी देन है कौटिल्य की कि इतनी वैज्ञानिकों बात करते हैं, है ना, शासन को लेकर के, तो शासन धर्म प्रधान नहीं होगा भैया। शासन नियम कानून से चलेगा और सबके लिए समान होंगे, और धन की व्यवस्था करते हैं कौटिल्य। ठीक है। भारतीय कूटनीतिज्ञ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय सलाहकार हुए शिव शंकर मेनन, उसने क्या कहा है अर्थशास्त्र को लेकर? कि अर्थशास्त्र का सामने आना, चाहे वह सही हो या गलत, राष्ट्रवादी के लिए चेतना का निर्माण करने, भारत के अपने अतीत और भारत क्या कर सकता है उसे लेकर एक नवीन बोध तैयार करने में सहायक रहा है। तो मेनन जी क्या कहते हैं? ये प्रधानमंत्री के सहायक थे, है ना? हमारे सुरक्षा सलाहकार थे मनमोहन सिंह जी के, जो प्रधानमंत्री थे। वो कहते हैं भैया देखो, अर्थशास्त्र का सामने आना, चाहे सही हो या गलत, जो कुछ भी कहे कि भैया सामने आया, ऐसा है वैसा है, तो बहुत सही था। इससे क्या हुआ कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की चेतना का विकास होता है ना, कि राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ। और भारत के अपने अतीत, और भारत के अपने अतीत को बताती है अर्थशास्त्र की, भारत क्या कर सकता है ना, पुराने समय को लेकर हमारे मन में एक बोध जगाती है। इसलिए अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आगे शिवशंकर मेनन जी कहते हैं कि कौटिल्य उन्हीं समस्याओं के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में हम सोचते हैं। वह ऐसी स्थिति में था जब कई राज्य थे। वह वैसे ही बहुध्रुवी दुनिया थी जैसी आज है। जैसे 1648 की वेस्टफेलिया संधि के बाद की, मतलब कितनी अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं शिवशंकर मेनन जी, कि जैसे उस समय जो कौटिल्य जिन समस्याओं के बारे में सोच रहा था, वो समस्या आज भी विराजमान है। क्यों भैया? क्योंकि उस समय भी बहुत सारे राज्य थे। राज्य को सुरक्षित करना था, राज्य में न्याय लाना था, राजा की स्थिति मजबूत करनी थी, गुप्तचर व्यवस्था बनानी थी, न्याय की व्यवस्था करनी थी, है ना? और बहुत सारे राज्यों से कहीं ना कहीं अपने आप को, राज्य को बचाना था। ये सब समस्याओं पे कौटिल्य उस समय सोच रहे थे। वो आज की भी समस्या है। तो इतना अच्छा उन समस्याओं का समाधान कौटिल्य हमारे सामने पेश करते हैं, है ना? जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो प्रोफेसर है, वह अर्थशास्त्री, है ना, हनिया अनुवादक, इनका नाम है ऑस्टिन ओनिवेल। ऑस्टिन ओनिवेल क्या कहते हैं? इनका कहना है कि कौटिल्य राजनीतिक रणनीतिकार, ऑस्टिन ओलिवेल ने कहा है कि कौटिल्य जो है वो राजनीतिक रणनीतिकार एक तरीके से। वे राज्य के सेवक है और राजा की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार विजुगित्सु द्वारा विजय पाना, शक्ति सत्ता का विस्तार करना कौटिल्य की रणनीति का केंद्र है। तो ये ऑस्टिन ओलिवेल जी कहते हैं कि भैया कौटिल्य जो है ये एक तरीके से राजनीतिक रणनीतिकार है। वो एक राज्य के सेवक है। वो बताते हैं कि राज्य की सेवा, राज्य की शक्तियां कैसे बढ़ाए, इस पर अपने विचार देते हैं कौटिल्य। इसके बाद में जो विजुगित्सु होगा, मतलब जो राजा होगा, इस तरीके से अपनी शक्ति में विस्तार करना चाहता है। यही कौटिल्य की जो पूरी की पूरी अर्थशास्त्र है, या जो रणनीतिकार है, तो उनकी रणनीति का केंद्र है कि कैसे राजा को हम ताकतवर बनाए हैं और कैसे उसे सत्ता के केंद्र में लेकर आए। यहीं पे जो देखो, एक स्कॉलर और प्रसिद्ध समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, जिनका नाम आप सबने सुना होगा। वो कमेंट करते हैं कौटिल्य के ऊपर और क्या कहते हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही रूप में उग्र मैकियावेली का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस कम हानिकारक है। इसे यूं भी कहा जा सकता है, अर्थशास्त्र के उन सिद्धांतों की तुलना में प्रिंस सीधा सादा सा लगता है।
यहाँ पर मैक्स वेबर जो है अर्थशास्त्र पर कितनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि हम कहीं न कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो ये कैसा दिखाई पड़ता है इसके सामने जैसे हमारे जो कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक है जो कि जनता की शक्ति के समर्थन करते हैं, भारत को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ऐसे ही यूरोप में हम जब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ते हैं तो मैकियावेली है, वो भी यथार्थवाद पर आधारित है। राजा के लिए सभी तरह की चतुराई और हर चीज साम-दाम सबका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, है ना? वैसे ही कौटिल्य भी राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए हर संभव सुविधा राजा को प्रदान करते हैं कि कैसे भारतवर्ष मजबूत बने। तो यहाँ पे वही बात को कह रहे हैं मैक्स वेबर कि भैया जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उग्र मैकियावेली आ गया है। इसकी तुलना में उसका प्रिंस तो कम हानिकारक लगता है कि वो भैया वो इतना डेंजर नहीं है जितना कौटिल्य ने अपने राजा को बना रखा है ना? तो आगे वो कहते हैं अर्थशास्त्र के उग्र सिद्धांतों में जो आगे आगे जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत लगते हैं उसकी तुलना में भैया वो द प्रिंस तो बहुत उसका राजा बिल्कुल सीधा-साधा सा लगता है, तो ये कमेंट करते हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, प्रसिद्ध कूटनीतिक हेनरी किसिंजर हैं, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वर्ल्ड ऑर्डर 2015। ये बुक भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर। कब लिखी उन्होंने? ये लिखी उन्होंने 2015 में, है ना? और अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकताओं को प्रमुख वास्तविकता बताता है। क्या कहते हैं हेनरी किसिंजर कि भैया अर्थशास्त्र जो है वो शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविक तत्व बताता है, शक्ति पर बहुत जोर देता है, ये उन्होंने कमेंट किया। एक और जो हमारे म्यांमार की मुखिया थी आप जानते होंगे, सन जू की, उनकी कृति है आर्ट ऑफ वॉर, है ना? ये मैकियावेली के 10 हाँ, तो जो कूटनीतिक लोग होते हैं वो किसको पढ़ना पसंद करते हैं? सन तzu की कृति है आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ना पसंद करते हैं। जो मैकियावेली का द प्रिंस है, इन दो बिंदुओं को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। सॉरी, ये वो नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सान तzu की एक थिंकर है जो यथार्थवाद पर लिखते हैं, दूसरे मैकियावेली है ना? मैकियावेली का द प्रिंस भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह है जिसमें वो शक्ति राजनीति की बात करते हैं, ठीक है? फिर गुप्त काल में हुए विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है संस्कृत में, है? ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसी को आधार बनाकर लिखा है। इसमें कौटिल्य का नकारात्मक चित्रण किया गया। कौटिल्य को बिल्कुल जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त ने लिखी, उसमें कुटिल जो रणनीतिकार होता है इस तरह का व्यक्ति बताया है। वी आर मेहता जी एक और थिंकर है, वो अपनी पुस्तक लिखते हैं व्यक्ति राजनीतिक चिंतन। इसमें लिखा है कि राजनीति पर कौटिल्य के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ये बताते हैं कि भैया राजनीति पर कौटिल्य के दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक चाणक्य नीति, दूसरा अर्थशास्त्र है। चाणक्य नीति भूमिका प्रदान करती है, अर्थशास्त्र चाणक्य नीति में वर्णित सिद्धांतों का राज्य में क्रियान्वयन कराता है। मतलब यही बोलते हैं कि भैया जो कौटिल्य है उनकी दो तरह की किताबें हमारे सामने आती है जिसमें से एक किताब है चाणक्य नीति ना, और दूसरी है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य नीति तो केवल भूमिका है, उसका जो वास्तविक उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में, है ना? इसी तरीके से कौटिल्य की बात हम कर रहे हैं तो कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य का बहुत स्पष्ट मत था इस बात पर कि राज्य में भैया दरिद्रता नहीं होना चाहिए, राज्य में दरिद्रता का अभाव नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य में ना तो दरिद्रता होना चाहिए, और कौटिल्य कहते हैं कि जो एक अच्छा राज्य होता है ना उसमें दरिद्रता नहीं, मतलब गरीबी नहीं होना चाहिए, और जनता है, जनता के पास वस्तुओं का, चीजों का या धन का अभाव नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं जब लोग दरिद्र हो जाते हैं, मतलब गरीब हो जाते हैं, तो लोग लालची हो जाते हैं, और जब लोग लालची हो जाते हैं तो वे उदासीन हो जाते हैं, मतलब कुछ करना नहीं चाहते। उदासीन होने पर वे स्वेच्छा से शत्रु पक्ष की ओर चले जाते हैं और अपने स्वामी का नाश कर देते हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कौटिल्य कि भैया देखो राज्य में किसी किसी तरह की गरीबी मत रहने दो, और ना वस्तुओं का अभाव रहने दो जनता के पास में। तो उन्हें कम से कम रोजगार और इन सब चीजों से लगा रहना चाहिए, क्योंकि जब लोग गरीब हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो वे लालची हो जाते हैं, और जब वो लालची हो जाते हैं तो खुद ही शत्रु पक्ष की ओर चले जाते हैं लालच के कारण। जैसे आज आप देखते हो ना, जब चुनाव आता है तो किस तरीके से जो राजनेता है चुनावों में गड़बड़ी की जाती है, पैसे, शराब इन सब चीज़ों को किस पैमाने पे बाँटा जाता है। गरीबों को बहुत बहुत तरह के लुभाव, है ना, लुभावन वादे किए जाते हैं, चीज़ें दी जाती हैं, तो क्यों चले जाते हैं? ठीक है ना?
अभाव होता है तो उनके अभाव के कारण कुछ भी कराया जा सकता है लोगों से। कितनी सत्य बात है और आज भी आपको बिल्कुल देखने में नज़र आएगा कि इसी तरह की चीज़ें होती है हमारे समाज में। दूसरा, आगे कौटिल्य कहते हैं कि प्राचीन साहित्य में राजा ब्राह्मणवादी शक्तियों व कानून के अधीन था। पहले क्या होता था, अभी तक हमने देखा जैसे महाभारत हो या मनु स्मृति हो, इसमें जो राजा था वो धर्म के हिसाब से चलता था। कौटिल्य ने क्या किया कि कौटिल्य ने राजा को पूरे अधिकार दे दिए कि राजा धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा। राजा को एक तरीके से संप्रभु बना दिया, मतलब शक्तिशाली बना दिया। इसी राजत्व के सिद्धांत के कारण ही भारत में उस समय प्रथम बार मजबूत केंद्रीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा आप देख रहे हो कि उस समय क्या चला आ रहा था कि राजा जो है वो धर्म के हिसाब से चलता था। चाहे मनुस्मृति में हम देखते हो या मनुस्मृति के बाद हम देखते हो कि जो शुक्राचार्य की नीति है या जो शांति पर्व है जिसमें भी भीष्म पितामह, रामायण देखते हैं हम लोग, महाभारत देखते हैं, तो ये ग्रंथ सारे किसी न किसी तरीके से किस पर आधारित है, धर्म पर आधारित है ना? धर्म के हिसाब से शासन चलते थे। कौटिल्य ऐसा नहीं करते। कौटिल्य किसको बल देते? कौटिल्य यथार्थवाद को बल देते, राजा को महत्वपूर्ण रखते। राजा धर्म से नहीं चलेगा बल्कि नियम कानून से चलेगा और इस तरह से शासन करेगा जो उसके लिए जरूरी चीजें हो वो करेगा है। तो हम बात इसके इसी कारण से क्या हुआ, केंद्रीय समाज का निर्माण हुआ। एक इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य हमारे सामने आता है, यही कारण है ना। इसके बाद में जैसे धर्म के बजाय अर्थ को महत्वपूर्ण माना है। अर्थ मतलब वह भूमि जहाँ मानव निवास करता है। तो अर्थ को महत्वपूर्ण मानने के कारण एक बाण भट्ट है, इन्होंने अपनी किताब लिखी बाण भट्ट ने, जिसका नाम है कादम्बरी, सुना होगा आपने। और एक माघ करके व्यक्ति हुए, उन्होंने लिखा शिशुपाल वध है ना? इन लेखों ने कौटिल्य की सफलता के लिए किसको बड़ा बताया कि कौटिल्य इतनी सफल क्यों हुआ भैया। कादम्बरी में बाण भट्ट और माघ कहते हैं कि उसके छल के भौतिकवादी सिद्धांत था। मतलब उसकी सफलता का जो कारण था, जो छल का प्रयोग किया कौटिल्य ने, उनको उन्होंने है ना? और इसकी आलोचना की कि भैया इतना छल और कपट वाला होना भी ठीक नहीं। वहीं एक भारवी करके एक प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने पुस्तक लिखी त्रिता अर्जुनी, अर्जुनियम है। ये बुक किसने लिखी? त्रिता अर्जुनी, ये भारवी ने किताब लिखी है ना। इसमें उन्होंने कौटिल्य के सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा कि आत्मनियंत्रण द्वारा राजा नहीं बल्कि सन्यासी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भारवी जी है ये कौटिल्य के पक्ष में निकलते हैं कि भैया नहीं, आत्मनियंत्रण के द्वारा राजा तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, कहीं न कहीं राजा को हमें उसको छूट देनी होगी, है ना? इसके बाद में जो कालिदास, विशाखा दत्त और सोमदेव, है ना? इन्होंने शासन कला का महत्वपूर्ण प्रणेता माना किसको? कौटिल्य को, कि बड़े प्रणेता है कौटिल्य। इसके शासन व्यवस्था के, शासन कला के और शासन को महान बताया और उनकी प्रशंसा करते हैं। धर्म को इन्होंने धर्म को निजी मामला मानने वाला कौटिल्य अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति के तहत सन्यासियों के पंजीकरण की राय देता है। धर्म को वे राज्य की सेवा का साधन व उपकरण मानते थे। इसलिए उन्होंने आर्थिक संकट काल में मंदिरों के धन के अधिग्रहण का सुझाव दिया। मतलब ये है कि भैया जो कौटिल्य है उन्हें धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई कि भैया धर्म एक अलग चीज है और राज्य एक अलग चीज है। तो जब राज्य पर संकट आएगा किसी भी तरह का है तो मंदिरों से भी जो धन संग्रह है वो भी लिया जाना चाहिए। कितनी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि राज्य को कितना महत्व दे रहे हैं कौटिल्य, कि अगर राज्य पे संकट आया तो राजा को बिल्कुल मंदिरों में जो संग्रह धन है ना उसका भी प्रयोग बिना निसंकोच के करना चाहिए, बिना किसी संकोच के उस धन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ हमने कौटिल्य को समझा, किस तरह के विचार कौटिल्य के रहे हैं, बहुत सारी किताबों में उनके बारे में क्या कहा है। अब हम देखते हैं कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति और राज्य को लेकर कौटिल्य किस तरह के विचार देते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, चर्चा करते हैं कौटिल्य का राज्य। राज्य कैसा राज्य है कौटिल्य का? देखो कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य का जो राज्य है, कौटिल्य का राज्य जैविक राज्य, मतलब ऑर्गेनिक स्टेट। मतलब इसका ये मतलब होता है जैविक राज्य का कि जैसे देखो शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है, उस तरह जो राज्य है, राज्य भी बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। लगभग 7 अंग बताते हैं कौटिल्य राज्य के, जैसे कि जिसमें स्वामी, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र, इस तरह की चीजें आती हैं। तो जैसे शरीर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों से बना है, जैसे मस्तिष्क, हमारा हृदय है, हाथ पैर है, अलग अलग चीजों से, वैसे ही राज्य भी बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। तो आंगिक राज्य की बात करते हैं।
कौटिल्य राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं। राज्य को साध्य मानते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य का कल्याण करना है। मतलब हम लोग जो है मानव मानव व्यक्ति साधन है राज्य को व्यवस्थित चलाने के लिए। मतलब हम हमारा काम राज्य के लिए काम करना है। राज्य हमारे लिए नहीं बना है, हम राज्य के लिए है। तो ये साध्य होता है। अल्टीमेट गोल ये है कि राज्य के लिए हम क्या सर्व कर सकते हैं। राज्य साध्य है और हम लोग साधन है ना। और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो कौटिल्य सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात कर, अभी सामाजिक संविदा सिद्धांत क्या होता है कि देखो, राज्य है, राज्य विकास का परिणाम नहीं, अपने आप नहीं बना। क्या हुआ भैया, मत्स्य न्याय आ गया था समाज में। मत्स्य न्याय न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय ये होता है कि कोई भी दुर्बल व्यक्ति को ताकतवर लोग प्रताड़ित करते हैं और उनकी सारी चीजें छीन लेते हैं। जैसे कि होता है ना समुद्र में, तालाब में, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ऐसे में तो अराजकता मच जाती है, एक दुर्दशा हो जाती है किसी भी राज्य की। मान लो अभी पुलिस प्रशासन कानून को भारत से हटा दिया जाएगा तो आप देखोगे किस तरह की चीजें हो जाएंगी। जो गुंडा ताकतवर इस तरह के लोग होंगे वो सब मतलब कि संपत्ति को छीन लेंगे, औरतों को छीन के ले जाएंगे। तो एक अराजकता की स्थिति एक तरीके से बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कौटिल्य क्या कहते हैं कि न्याय मत्स्य न्याय था, मतलब ऐसी अराजक स्थिति थी, कोई कानून नहीं था। तो सब लोग क्या हुए, सब लोग जमा हुए और जमा होकर किसके पास गए? मनु के पास गए। तो मनु से लोगों ने समझौता किया कि भैया आप शक्तिशाली है, हम आपको राजा बनाते हैं, तो बदले में हम आपको जो भी हमारा उपज होगा, हमारा धन होगा, जैसे अनाज का 1/6 भाग देंगे और व्यापार का 1/10 भाग आपको देंगे। बदले में आप क्या करोगे? भय आक्रमण से और आंतरिक आक्रमण से हमारी रक्षा करोगे, हमें सुरक्षा प्रदान करोगे, है ना? तो इस तरीके का एक समझौता हुआ, मतलब कि राजा में और लोगों में एक तरीके का समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना? राज्य बना। तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कौटिल्य धार्मिक बिल्कुल नहीं है, धार्मिक है पर राज्य और धर्म को अलग अलग रखते हैं। इसलिए यहाँ जैसे आपने पहले देखा कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता था, पर कौटिल्य इससे हटकर बात करते हैं। वो राज्य को किसका परिणाम बताते हैं? कौटिल्य सामाजिक समझौते का, है ना। और क्योंकि मत्स्य न्याय जो है उसको खत्म करने के लिए राज्य बना, जैसा मैंने बताया, राजा को, मनु को राजा बनाया गया और लोगों ने अनाज का 1/6 भाग उनको कर के रूप में दिया, तो व्यापार का 1/10 भाग दिया। इस तरीके से राज्य अस्तित्व में आया और उसके संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो लोगों ने कर देना शुरू किया। इस तरीके से बना राज्य, है ना। कौटिल्य को नीति शास्त्र परंपरा जो चल रही थी कि भैया धर्म के हिसाब से चलेंगे, कौटिल्य ने उसको हटाकर अर्थशास्त्र में किसको स्थापित किया? यथार्थवाद को, कि नहीं भैया जो जरूरी है राज्य के लिए, है ना, और शासन को मजबूत बनाए। ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र, मतलब एक अलग विषय के रूप में रखा है और आदर्श को नहीं लिया। आदर्श मतलब होता है ख्याली बातें कर रहे हैं कि धर्म ईश्वर ऐसे करेंगे, ईश्वर ध्यान, मैंने कहा नहीं भैया, राजा खुद रखेगा। हम लोग खुद उस राजा पे भी नियंत्रण रखेंगे, राजा ही राज्य का संचालन करेगा, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उसके द्वारा। यथार्थ पर बल दिया। कौटिल्य ने राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया। कौटिल्य एक शक्तिशाली राजा का और राजतंत्र का समर्थन किया कौटिल्य ने अपने विचार में। तो किसका समर्थन किया? राजतंत्र का समर्थन किया कौटिल्य ने। कौटिल्य के राज्य कैसा था? कल्याणकारी। बोले कल्याणकारी मतलब राज्य का मुख्य उद्देश्य था प्रजा का कल्याण करना। राजा को प्रजा के लिए काम करना राजा का नैतिक दायित्व था। आज का जैसे स्टेट है ना, सरकार बनाते हैं, तो सरकार समाज की भलाई के लिए काम करती है। जो गरीब है उनको मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जाती है, आजकल तो महिलाओं को भी पैसे दिए जा रहे हैं ना, आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाने। इसी तरह का उस तरह का भी जो राज्य था, वो राज्य में सारी व्यवस्था करेगा। तो कौटिल्य का राज्य कैसा है? कौटिल्य का राज्य कल्याणकारी राज्य है। राज्य जो उस समय का राज्य था, इसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान से समझिएगा कि जो राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या था। मैंने वजह से आपको बताया कल्याणकारी था राज्य ना, लोगों की भलाई का। इसको कहा जाता है मुख्य लक्ष्य प्रजा का योगक्षेम। कौटिल्य ने अपनी भाषा में लिखी है। भैया प्रजा का योगक्षेम मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ, देखो, अउपलब्ध और उपलब्ध। अउपलब्ध या अलब्ध इसको कहा जाता है लब्धार्थ, लब्ध परिरक्ष। मतलब नीति का लक्ष्य क्या था कि जो अपर्याप्त है, हिंदी में समझिए, जहां चीजें कौटिल्य ने कही, तो जो अपर्याप्त है उसको प्राप्त करना है, और जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना, और जो संरक्षित है उसको और बढ़ाना, और जो बड़ा हुआ है
या जो बढ़ी हुई संपत्ति है उसका समुचित तरीके से बराबर तरीके से सभी लोगों में वितरण करना। तो राज्य के मुख्य चार लक्ष्य है। क्या है चार लक्ष्य? देखिए फिर से एक बार इनको देखिए। जो है पहला है जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को प्राप्त करना, है ना? दूसरा लक्ष्य क्या है? जो प्राप्त हुआ है प्राप्त का संरक्षण, है ना? तीसरा लक्ष्य है राज्य का जो संरक्षित हमने किया है उसको बढ़ाना, संरक्षित को बढ़ाना, ठीक है। और चौथा है बड़े हुए का वितरण, वितरण। ये चार तरीके के कार्य जो है राज्य को करने। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य व राजनीति संरचनात्मक व विकासात्मक कार्यों के साथ साथ वितरणात्मक न्याय से भी संबंधित है। कौटिल्य यथार्थवादी विचारक था, अतः राज्य प्रथम था, धर्म नैतिकता राज्य के ध्येय की पूर्ति के साधन थे। जैसे देखा तो राज्य व राजनीति था, मतलब कि इस प्रकार से राज्य का काम राजनीति का संरक्षण करना था, विकास के कार्य को करना था, और वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय मतलब कि जो राज्य टैक्स लेता था तो सभी लोगों में समान रूप से संपत्ति और सुरक्षा, है ना, और चीजों के वस्तुओं के वितरण को सुनिश्चित करना, न्याय दिलाना अपराधों के लिए, ये किसका काम था? राज्य का काम था। फिर धर्म जो था वो अलग था, और धर्म का बल्कि राज्य के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि पहले उल्टा होता था। क्या हुआ कि जो धर्म है, धर्म राज्य और राजनीति के अधीन हो गया है। धर्म राज्य और राजनीति के अधीन था। अगर राज्य को उसमें मान लो धन अभाव की स्थिति आ जाए, ऐसा समय आ जाए कि राज्य में राज्य के जो राजकोष है उसमें धन नहीं है, तो उस समय मंदिरों के खजाना को भी राजा ले सकता था। धर्म और जो धार्मिक चीजें थी वो अंततः किसके अधीन थी? वो राज्य के अधीन थी, है ना? देखिए यहाँ पे किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं कौटिल्य, ये धर्म से ज्यादा राज्य को महत्व दे रहे हैं। कौटिल्य के अनुसार धर्म राज्य की सेवा का एक शक्तिशाली साधन है। कौटिल्य ने धर्म को क्या माना कि भैया धर्म जो है ना, वो भी राज्य की सेवा के लिए, मतलब साध्य क्या है? राज्य। कुल मिला के किसके हितों की पूर्ति करना है? राज्य की। और उसके क्या साधन? एक धर्म का साधन लेंगे, लोगों और व्यक्तियों का साधन लेंगे, सब किसके लिए कार्य करेंगे? राज्य के लिए कार्य करेंगे। कौटिल्य कहते हैं कि जो राज्य की मंत्री परिषद है उसमें तीन चार मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए अलग अलग विभागों को देखने के लिए, है। इसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए राज्य में? तो संपूर्ण प्रशासन को, है ना, या संपूर्ण राज्य को प्रांतों या जनपदों में बटा हुआ होना चाहिए, है। और जो जनपद का मुखिया होगा उसको समाहर्ता कहा। कौटिल्य ने जनपद के मुखिया को समाहर्ता से, मान लीजिए राज्यपाल जो उस समय संभालता था। राज्य राजा जो है राष्ट्रपति की तरह था, ऐसा समझ लीजिए, जो पूरे राज्य को संभालता था। राज्यों में जो होता था मतलब प्रांत, जो छोटे जनपद होते थे वहां समाहर्ता, इन्होंने कहा एक राज्यपाल की तरह होता था समाहर्ता। इसके नीचे आते हैं जनपद, प्रांत से नीचे होते थे जनपद। जनपद को भी चार भागों में, अलग अलग भागों में बांटा था। और यहाँ का जो मुखिया होता था उसको स्थानिक कहा। जनपद के प्रमुख जो था, जनपद के प्रमुख को स्थानीय का, एक तरह का कलेक्टर मान लीजिए आप। जनपद मतलब हमारा शहर, जो बड़े शहर होते थे तहसील से बड़े वाले, जिला स्तर के, यहाँ जिलाधीश होता था, इसको स्थानिक कहते थे, ठीक है। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते थे उनके क्या क्या नाम होते थे, जैसे देखिए सीता अध्यक्ष होता था, ये कृषि शास्त्री होता था, ये कृषि का प्रमुख होता था। कृषि प्रमुख को क्या कहा जाता है? सीता अध्यक्ष कहा कौटिल्य ने। अगला जो सन्निधता, सन्निधता, हाँ, सन्निधता मतलब जो राज्य के भंडारों का प्रभावी होता था, उसको क्या कहा कौटिल्य ने? सन्निधता, हाँ। अगला है गणिकाध्यक्ष, मतलब उस समय जो व्यवसाय नहीं जाते थे उस समय भी उनका जो नियंत्रक होता था, उन पर जो नियंत्रण होता था उसको कहता था गणिकाध्यक्ष। इसके बाद में कारखाने भी हुआ करते थे, जैसे मणि रत्न जैसे, है, हथियारों बनाने का, और भी बहुत सारे शायद सुनारों के। तो जो कारखानों का प्रभारी प्रभारी होता था उसको कहा जाता था कर्मान्यतिका, है। कर्मांतिका, कर्मांतिका कौन होता था? ये कारखानों का प्रभारी होता था, ठीक है। इसके बाद में गांव के मुखिया को गोप कहते हैं, और नगर का मुखिया कौन होता था? नागरिक। गांव का मुखिया हो गया कौन? गोप, ऐसे समझ लीजिए, है ना। गांव, ये हो गया गांव, गांव का मुखिया हो गया गोप, ठीक है। इसके बाद नगर का मुखिया हो गया नागरिक, है ना। उसके बाद में जनपद का मुखिया हो गया कौन? स्थानिक, जनपद का मुखिया हो गया। इसके बाद में प्रांतों के मुखिया को क्या कहा गया? समाहर्ता, है ना।
और जो राज्य का मुखिया था वो राजा होता था। सीता अध्यक्ष जैसे मैंने बताया ये किससे संबंधित होता था, कृषि से। और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है रूप दर्शन। रूप दर्शन ऐसा व्यक्ति होता था जो सिक्कों का या मुद्राओं का निरीक्षण करता था, उसको क्या कहा जाता है, रूप दर्शन। जो सिक्के और मुद्राओं का निरीक्षण करता था उसको क्या कहा, रूप दर्शन। ठीक है? कौटिल्य कौटिल्य ने इसके बाद में भ्रष्टाचार के ऊपर भी बहुत विस्तार से लिखा है कि राज्य में किस किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था और उनको किस तरीके से रोका जाए। तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले गबन या धोखाधड़ी को, नौकरशाह द्वारा किए जाने वाले गबन या धोखाधड़ी को भ्रष्टाचार कहते हैं। लगभग 40 तरीके से होता था भ्रष्टाचार। कितने तरीके से, 40 तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता था। और भ्रष्टाचार केवल धन लेना, रिश्वत लेना, इनको नहीं कहा जाता। कौटिल्य कहते थे जैसे कोई भ्रष्टाचार के तहत जैसे सिर्फ भौतिक पदार्थ, धन, संपत्ति, गिफ्ट लेना नहीं आता था, बल्कि कोई जैसे किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपने पद का अगर दुरुपयोग करता था, है ना? जैसे किसी के हित में गलत फैसला दे दिया या कुछ भी अपने लिए ले लिया, लोगों को डराया धमकाया, कुछ भी, अगर उस पद का अपने हित में दुरुपयोग किया तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता था। आगे कौटिल्य लिखते हैं कि जैसे यह जानना असंभव है कि पानी में तैरती मछली पानी पी लेती है। ठीक उसी प्रकार यह जानना भी नामुमकिन है कि अधिकारी वर्ग या नौकरशाही के वर्ग के लोग भ्रष्टाचार या पैसों का गबन किस तरीके से कर ले। इतनी अच्छी बात कही कि जैसे मछली पानी में होती है तो हम जान ही नहीं सकते कि वो पानी कब पी लेगी। तो अब ये भ्रष्टाचार भी ऐसा ही है कि प्रशासन में कब भ्रष्टाचार हो जाए, किस तरीके से लोग भ्रष्टाचार कर ले, यह भी पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। उस समय कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया था। जैसे आज हमने जो अधिकरण बनाए हैं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, तो उस समय भी कौटिल्य कहता था कि कम से कम 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाए जो कम से कम भ्रष्टाचार को दूर करने के सुझाव देगी और भ्रष्टाचार के मामलों को देखेगी। तो ये भ्रष्टाचार को लेकर कौटिल्य ने कहा। अगला कौटिल्य आगे कहते हैं, व्यापारिक संगठन बताते हैं कि किस तरीके से उस समय 3 व्यापारिक संगठनों की बात करते हैं कौटिल्य। एक जो था शिल्पियों का संगठन, दूसरा मजदूरों का संगठन हमको दिखते हैं शास्त्र में, और तीसरा संगठन दिखता है व्यापारियों का, है ना? 3 लोगों के संगठन दिखते हैं, शिल्पियों का संगठन और मजदूर संघ जो होते थे ना, उनका संगठन दिखता है और व्यापारियों का संगठन दिखता है। तो ये 3 तरह के संगठन हमारे सामने आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कौटिल्य की जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरह की है ना। 2 तरह के न्यायों का कौटिल्य वर्णन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से हम कौटिल्य के न्याय को समझते हैं, क्या क्या कहा कौटिल्य ने न्याय को लेकर, इसको समझते हैं। और हम कौटिल्य के न्याय की बात कर रहे हैं तो देखो, कौटिल्य ने 2 तरह के न्यायालय बताए मुख्यतः, जो आज भी आप देखते हो ना, 2 तरह के न्यायालय पाए जाते हैं। एक पहले जो न्यायालय कहते हैं कौटिल्य, वो है धर्मस्थली न्यायालय। धर्मस्थली न्यायालय को उस समय कहा जाता है दीवानी न्यायालय, है। इस तरह जो न्यायालय थे दीवानी संबंधी मामलों को देखते थे। दीवानी मतलब जमीन जायदाद, है ना? और जो इनका न्यायाधीश था वो व्यवहारिक तरीके से यहाँ के मामलों का समाधान करता था, है ना? न्यायाधीश कैसा था, व्यवहारिक तरीके से इन मुकदमों का, जो दीवानी मुकदमे थे, इनका समाधान करता था। अगला जो है कंटक शोधक न्यायालय, मतलब कंटक शोधक मतलब फौजदारी न्यायालयों को कहा जाता था, है ना? इनके जो न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था प्रतिष्ठा। ये फौजदारी, फौजदारी मतलब जिसमें चोरी, डकैती या फिर जो हिंसा जो होती है ना, मार और लूट लपाट, इन सब के केस काय में आते हैं, फौजदारी में आते हैं। तो फौजदारी न्यायालय को प्रतिष्ठा कहा है कौटिल्य ने। 2 तरीके के न्यायालय थे, 4 स्तरों पर न्यायालय पाए जाते थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य बताते हैं 4 स्तर पे होते थे। जैसे एक जनपद स्तर पर होता था, जनपद संधि न्यायालय इसको कहते हैं। अगला था संग्रह न्यायालय, अगला एक द्रोणमुख और एक स्थानीय, मतलब स्थानीय स्तर पर जो न्यायालय होता था ग्राम के ऊपर, उसको स्थानीय न्यायालय, उसके ग्राम के ऊपर होता था द्रोणमुख, है ना? द्रोणमुख न्यायालय। संग्रह इसके ऊपर अगली इकाई होती थी, तो यहाँ क्या होता था, संग्रह न्यायालय। और जनपद न्यायालय मतलब जो प्रांत में होते थे उनको जनपद न्यायालय कहा जा रहा है। इसके बाद में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानून बताए। मुख्यतः 2 तरीके से न्याय होगा, 2 तरीके के, मतलब कानून को, है ना, न्यायालय को 2 तरह का, एक जो फौजदारी मामले देखेंगे और दूसरे दीवानी मामले देखेंगे।
और 4 स्तर पे होंगे, जैसे स्थानीय स्तर पे, जोन के स्तर पे न्यायालय होगा, संग्रह के स्तर पर होगा और एक जनपद के स्तर पर होगा, है ना? 4 स्तर पर होंगे। 17 प्रकार के कानून होंगे, मतलब अलग-अलग अपराध के हिसाब से कानून होंगे और उनके अनुसार इनको दंड दिया जाएगा। जैसे आपने देखा दंड का, जैसे महाभारत हो या हमारे जो भारतीय चिंतन की परंपरा रही है, दंड का बहुत महत्व है। दंड नीति दंड को ही भारतीय चिंतन में दंड नीति कहा गया ना। दंड का बहुत महत्व है हमारे प्राचीन भारतीय चिंतन में। तो कौटिल्य भी दंड को आगे बढ़ाते हैं और अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड देने की बात कौटिल्य कहते हैं। मतलब ये कौटिल्य का जो दंड है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये यथार्थवादी व्यक्ति है। यहाँ जब कौटिल्य दंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कौटिल्य कहते हैं सबको समान दंड की बात नहीं करते। जैसे इनका मानना है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको कम दंड दिया जाना चाहिए, है ना? अपराध के हिसाब से तो दंड दिया जाना चाहिए, पर गर्भवती को कम दंड दिया जाना चाहिए, है ना? और वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। मान लीजिए चाहे एक ही तरह का अपराध हो, मान लो चोरी करना, तो उसके लिए ना जो ऊंचे व्यक्ति होंगे या जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और ये लोग होंगे, तो कम दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि इनका योगदान ज्यादा होता है समाज में। दूसरे वर्ग के लोगों को ज्यादा दंड दिया जाना चाहिए। दो तरह के दंड देने की बात करते हैं कौटिल्य, दैहिक और कायिक। मतलब दैहिक, इसको कायिक है, मतलब शरीर से दंड दिया जाए कि जेल में बंद कर दिया जाए, है ना? कोड़े लगाया जाए जो शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे जैसे फांसी की सजा अंतिम विकल्प होती है, ये हो गया कायिक या दैहिक दंड। इसका दूसरा तरीका होता है आर्थिक दंड, जैसे आज भी होता है, दोनों तरीके के दंड चल रहे हैं। एक तो जो शारीरिक रूप से जो दिया जाता है शारीरिक दंड, इसको दैहिक या कायिक दंड कहा जाता है। दूसरे तरीके का दंड होता है जिसको कहते हैं आर्थिक दंड, कि इतने रुपए का आप पे जुर्माना लगाएगा। तो कौटिल्य ने भी कहा कि ये दो तरीके के दंड उस समय भी होने चाहिए। दंड के अंदर इन्होंने सेना को भी शामिल किया। मान लो अगर सेना भी गलती करती है तो सेना को भी दंड दिया जाएगा, चाहे इसमें सभी तरह की सेना थी, हाथी घोड़े पैदल रथ है, ये चतुरंगी सेना इनको कहा जाता है। अगर ये भी दंड के अंदर में आती थी, इनके द्वारा भी अगर कुछ किया जाता है तो ये भी दंड की बात करते हैं। हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जो मंडल सिद्धांत है, इसके बाद में मंडल सिद्धांत को देखेंगे। पहले सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जानते हैं कौटिल्य ने आंगिक राज्य दिया है। जैसे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं अलग अलग, है ना, जिनसे मिलकर शरीर बना। वैसे राज्य के भी 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है। पहला जो अंग होता है राज्य का, जैसे 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने जिनसे मिलकर राज्य बना है, और ये क्या है, कैसे काम करती है, इसी को उन्होंने सिद्धांत के नाम से समझाया है, जिसको कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कौटिल्य का, है ना? और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि किस क्रम में बताया, तो ये उनका सही क्रम है। तो देखिए, पहला जो अंग है स्वामी, जैसे शरीर में हमारे मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही राजा को कौटिल्य ने राज्य का मस्तिष्क कहा है, कि जितना मस्तिष्क महत्वपूर्ण होता है वैसे ही राजा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला जो अंग है वो है स्वामी, दूसरा है अमात्य यानी कि मंत्री, तीसरा होता है जन, चौथा होता है दुर्ग, है ना? पांचवा है कोष, छठवां है दंड और सातवां अंग जो है वो है मित्र, है। तो इस 7 अंगों से मिलकर राज्य बना हुआ है। थोड़ा सा इन अंगों को पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैविक अंग के अनुसार ये थ्योरी दी है ना? राज्य जीव की तरह होता है और व्यक्ति उसके अंग है। जैसे राज्य एक जीव है मान लो, और हम उसके अंग है, जैसे शरीर है हमारा पूरा, उसके अंग जैसे उंगलियां है, मस्त वैसे ही है। तो ये मानते हैं कि राज्य भी, मान लो आप, राज्य क्या है? राज्य एक जीव की तरह है जिसके अंग ये 7 है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है, प्रजा, हम भी उसके अंग है। सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 अंगों के मिलने से जो बना है वो है सप्तांग हो गए, ठीक है? तो राजा, अब पहला इसमें हम देखते हैं राजा है स्वामी। तो राजा प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राजा मस्तिष्क की तरह है राज्य के। राजा को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक गुणों से युक्त होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं राजा में 4 क्वालिटीज होना चाहिए। सारे राजा शारीरिक, मानसिक, है ना, बौद्धिक और आत्मिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मतलब इतने गुण होना चाहिए राजा में, तभी वो राजा बनने के काबिल होगा, तभी वो शासन अच्छे से चला सकता है। राजा कौटिल्य संयुक्त रूप में आत्म सम्मत की संज्ञा देता है। मतलब राजा को एक तरीके से कहीं ना कहीं ज्ञानी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। आत्मसम्मत मतलब कि अपने आप में ज्ञानवान होना चाहिए।
राजा के लिए शिक्षा अनिवार्य है। राजा के लिए शिक्षा अनिवार्य शिक्षा होने की बात करता है कौटिल्य। जैसे घुन लगी लकड़ी की तरह प्रशिक्षित राजकुमारों से राजकुल नष्ट हो जाता है। जैसे गेहूं में घुन लग जाते हैं, उससे गेहूं पूरा नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर राजा अशिक्षित हुआ, कौटिल्य कहते हैं, राजा अशिक्षित हुआ तो पूरे राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए राजा ने कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। प्लेटो का राजा एक तरीके से आप कह सकते हैं, जैसा फिलोसोफर किंग था प्लेटो का राजा, तो कौटिल्य का जो राजा है ये कहीं ना कहीं उसी तरीके का किंग है। प्लेटो जो है 35 वर्ष, उसके बाद में 15 वर्ष प्रशिक्षण और राजा के विवेक को विधि मानता है। तो कौटिल्य भी राजा को बहुत महत्व देते हैं। तो जो उस समय प्लेटो है, प्लेटो है, प्लेटो के फिलोसफर किंग की तरह दिखाता है, दार्शनिक राजा की तरह दिखता है कौटिल्य का शासक है। कौटिल्य के अनुसार चक्रवर्ती राजा में मुख्यतः तीन तरीके के गुण होने चाहिए। जैसे उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, सैनिक क्षमता भी होना चाहिए और वित्तीय सावधानी भी होना चाहिए। मतलब पैसे ध्यान से खर्च कर रहे राजा है ना, सैनिक शक्ति खुद रखता हो, उसके साथ साथ बुद्धि हो किस शासन चलाने की है। कौटिल्य लोक कल्याणकारी राज्य का चूंकि समर्थक है, तो वो कहता है कि निरंकुश व अत्याचारी राजा की अपेक्षा प्रजा का प्रश्न न होना ही अच्छा है। राजा ने निरंकुश व अत्याचारी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रजा का या राजा का, अगर राजा निरंकुश अत्याचारी हो तो इससे अच्छा राजा हो ही ना। अगर हो तो प्रजा का रक्षक हो, है ना, और प्रजा के हित में काम करने वाला व्यक्ति ही राजा हो। कौटिल्य का अब सवाल ये उठता है, जब कौटिल्य राजा को इतनी शक्ति दे रहा है तो क्या कौटिल्य का राजा एकदम निरंकुश होगा भाई? इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा किसी व्यक्ति का या किसी, ऐसा नहीं। कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है, राजा पे बहुत सारे नियंत्रण है। जैसे कैसे? धार्मिक नियम रीति रिवाज से राजा बंधा हुआ है। मंत्री परिषद है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जन लोगों का नियंत्रण है राजा पे। और राजा को इस तरीके शिक्षित और प्रतिशिक्षित, मतलब शिक्षण और प्रशिक्षण राजा का इस तरीके से किया जाता है कि वो निरंकुश हो ही नहीं सकता। इसके अलावा राजा की बहुत कठिन दिनचर्या है, कठिन दिनचर्या, लगभग जिसमें 8-8 पहर होते हैं 24 घंटे में ना, और एक पहर होता है 1.5 घंटे का। तो इस तरीके से मान लो कि 24 घंटे पूरे राजा के बंधे हुए थे। तो क्या क्या करेगा? इसमें 8 पहर थी और इसमें 8 पहर थी। 8 पहर 1.5 घंटे की होती थी ना, तो 16, और इस तरीके से पूरे 24 घंटे राजा व्यस्त होता था कि सोन कितने पहर सोएगा, कितने पहर किससे मिलेगा, है ना, कितने पहर आराम करेगा, कितने पहर शासन के कार्य करेगा। तो राजा कहीं ना कहीं कौटिल्य का बना हुआ था, तो निरंकुश नहीं हो सकता है। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में विनयाधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का वर्णन है। जो अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण है, इसमें कौटिल्य राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में लिखता है। राजाओं के प्रकार, मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर राजा तीन प्रकार के। कौटिल्य ने मानसिक योग्यता या प्रवृत्ति के आधार पर राजाओं के तीन प्रकार बताए। पहला जो प्रकार है धर्म विजयी राजा, धर्म विजयी राजा, इसको सबसे श्रेष्ठ प्रकार बताया है। मानसिक प्रवृत्ति होती है राजाओं की, तो एक प्रवृत्ति होती है कौन सी? धर्म विजय की। इसको कौटिल्य ने सबसे अच्छा राजा बताया है। ऐसा राजा गौरव और प्रतिज्ञा पाकर ही संतुष्ट हो जाता है। जो धर्म प्रतिष्ठित राजा होता है, जो धर्म प्रतिष्ठित होता है, वो क्या करता है? वो गौरव और प्रतिज्ञा से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, तो सबसे अच्छा राजा होता है। दूसरा होता है लोक विजयी राजा, या धन व भूमि के उपरांत संतुष्ट होता है ना? तो ये क्या है भैया? लोक विजयी राजा, लोक विजयी राजा ऐसा है कि भैया जो लोक विजय करने, मतलब जब धन और संपत्ति जीतता है, जाके कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। तो ये लोक विजयी राजा। तीसरा प्रकार असुर विजयी राजा, यह धन भूमि स्वामी के साथ स्त्री व पुत्र प्राप्ति के बाद संतुष्ट होता है। मतलब और जो तीसरे प्रकार का राजा कौटिल्य ने बताया, वो है अशूरप्रिय राजा। ये कौन सा होता है अशूरप्रिय राजा? भैया अशूरप्रिय राजा वो होता है जो धन भूमि पुत्र स्त्री इनके मिलने के बाद संतुष्ट होता है, वो होता है अशुरविजयी राजा। देखो, मानसिक तीन अवस्था जीतने की बात कौटिल्य करते हैं। पहला राजा जो धर्म विजय है, जिसने जिसने धर्म को जीत लिया है, वो बहुत अच्छा राजा है। वो सिर्फ प्रज्ञा प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान अनुशासन से संतुष्ट हो जाता है। जो लोभी राजा होता है वो धन से संतुष्ट होता है, और जो असुर होता है वो धन संपदा स्त्री पुत्र सबकी कामना करते रहता है। इस तरीके से तीन किस्म के राजा, या इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ मानसिक चीजें दिखती है। तीन तरीके के राजा दिखते हैं जिनकी बात कौटिल्य करते हैं। उसके बाद में कौटिल्य जो है ना, कौटिल्य एक नए राजा की जगह, एक अगर
अस्वस्थ पुराने राजा को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। कौटिल्य का मानना ये है कि अगर नया राजा है तो उससे अच्छा तो जो बीमार और पुराना राजा है वही अच्छा है। क्यों अच्छा है भैया? तो जो पुराना राजा होता है ना, वो सारे नियम कानून रीति रिवाज और परंपराओं को जानता है। तो उसके जानने से क्या, वो सब चीजों के नियंत्रण में रहता है, उसको पता होता है कि शासन कैसे होना चाहिए। अनुभव होता है कि कहीं हिंसा ना हो और क्या कार्य कैसे करना है। क्योंकि नया राजा इन सब में दक्ष नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसलिए नए राजा से अच्छा वो पुराने राजा को ही मानता है हमारा कौटिल्य। तो और कौटिल्य का मानना है कि राजा जो है उच्च कुल में पैदा हुआ राजा श्रेष्ठ हो सकता है। तो उच्च कुल में पैदा होता है तो जनता उसकी जो बात है आसानी से मान लेते हैं, जिसको राजवंशी अनुवांशिकता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि ऐसे एक साइकोलॉजी होती है ना लोगों की कि राजा अगर उच्च कुल में पैदा हुआ होगा तो लोगों में कहीं ना कहीं आदर्श मानने की या इज्जत करने की प्रवृत्ति हमारे खून में बनी हुई है। इसलिए कौटिल्य कुलीन राजा की बात करता है। कौटिल्य एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दार्शनिक है। बहुत यथार्थवाद और व्यवहार पे बल देता है, कौटिल्य जैसा होना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। ये आगमनात्मक पद्धति क्या होती है मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि मतलब पहले किसी एक चीज का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि एक कौवा है और ये पूरी तरीके से काला है ना? एक पक्षी है और ये पूरी तरीके से काला है और हम इसको मान रहे हैं कि ये कौवा है। तो एक कौवा है, अगर वो काला है, हाँ, तो जितने पक्षी होंगे और एक कौवा है अगर ये काला है, तो हम इसको सीधा अप्लाई कर देंगे कि भैया और भी जो बहुत सारे कौवे हैं, कौवे ऐसा होता है, काला होता है, काला, तो दूसरे कौवे भी ऐसे होंगे। तो अनुमानात्मक पद्धति में जैसे कौटिल्य ने एक राज्य का अध्ययन किया और उसको अप्लाई कर दे कि पूरे राज्य ऐसे ही होंगे और ऐसे ही होना चाहिए। ऐतिहासिक पद्धति का उन्होंने जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत लिया है, वो मनु से लिया है, तो किस तरीके से ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है वो भी हमारे सामने है। अगला जो हमारे सप्तांग सिद्धांत में बिंदु आता है, जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उस सिद्धांत का, वो है अमात्य या मंत्री। मंत्री को राजा के बाद बहुत महत्वपूर्ण माना है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने जो है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कौटिल्य ने राजा व अमात्य को, जैसे जो स्वामी जो राजा है, जो मंत्री है मतलब अमात्य, इनको एक ही गाड़ी के दो पहिए कहा है। जो एक दूसरे के बिना बेकार है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट राजा है उतने इंपॉर्टेंट मंत्री है शासन। तो एक गाड़ी में जैसे दो पहिए होते हैं, उसे देख कौटिल्य ने क्या कहा है कि जो अमात्य और जो मंत्री हो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार है। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को, मंत्रिपरिषद जो होती है उसके अध्यक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना है। जो मंत्रियों का अध्यक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है राज्य के लिए। उन्होंने मंत्रियों को वेतन देने का समर्थन किया, और यहाँ तक कि मंत्रियों की योग्यता को भी लिखा है कि कोई ये वंशानुगत नहीं होगा। मंत्रियों में भी योग्यता होनी चाहिए, तभी उनको कहीं ना कहीं शासन कार्य सौंपे जाएंगे। इसके अलावा कौटिल्य ना मंत्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से उनकी बहुत परीक्षा ली जाती थी। मंत्री ऐसे खुला छोड़ देने का वर्णन नहीं करते। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचरों के माध्यम से समय समय पर मंत्रियों की परीक्षा ली जाती थी। जैसे कैसे परीक्षा ली जाती थी, देखो चार तरीके से मंत्रियों की परीक्षा लेने की बात करते हैं कौटिल्य। एक तरीका था जिसको कहता था धर्मोपधा। धर्मोपधा, इसमें क्या होता था, धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण किया जाता था। धर्म के विभिन्न रीति रिवाजों और सब चीजों के द्वारा क्या किया जाता था, उनकी आत्मा का परीक्षण किया जाता था। जो धर्म का डर उस समय बहुत हुआ करता था, तो इससे क्या मंत्री गलत काम नहीं करते। दूसरा तरीका होता था कामोपदा। मतलब इसमें क्या होता था, स्त्री समागम के अवसर उपस्थित कराने के द्वारा, मतलब इस तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, माहौल मंत्रियों को दिया जाता था और उनके चरित्र को चेक किया जाता था। स्त्रियां भेजी जाती थी, क्या उनसे वो मोहित होकर राज्य की और सब चीजों की खुफिया जानकारी उनको देते हैं जैसे उस समय चलता था, या नहीं देते, इसका परीक्षण किया जाता था। इसको कामोपदा कहा जाता था। अगला है अर्थोपदा। मतलब इसमें गुप्त उपाय द्वारा मंत्री को धन और लोभ दिखाकर अर्थ का लालच देकर उसके आचरण को परिचय किया, मतलब परीक्षण किया जाता था। इसको अर्थापदा, अगर वो अर्थोपदा कहा जाता, अगर वो धन ले लेता है तो मान लो भ्रष्ट है। तो इस तरीके से उसका परीक्षण। अगला परीक्षण का तरीका था भयोपदा। मतलब भयभीत करके शासन के विरुद्ध आचरण करने के लिए, है ना, आचरण करने के प्रेरित करने के लिए मंत्री के लिए, मतलब मंत्री को ना इसमें भयोपदा में भयभीत किया जाता था। और ऐसा ऐसा फिर भय में देखा जाता था क्या क्या
भय में यह देखा जाता था कि अब भय में आने के बाद भी राज्य के विरुद्ध क्या कोई बात बोलता है? अगर नहीं बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, और बोलता है तो परीक्षण हो ही जाता है, मतलब शासी ईमानदार है कि नहीं है राज्य के प्रति। इन सब के जांच की व्यवस्था कौटिल्य करते हैं अर्थशास्त्र में। अगला महत्वपूर्ण जो अंग है वो है जनपद। जनपद क्या मतलब? जहां लोग रहते हैं, जिसको कहते हैं पीपल्स टेरिटरी है। जनता या भूमि जनपद में आती है। जो जनपद का संगठन 10 गांव का एक समूह होता है। ठीक है। संग्रहक होता था अगला, ये 200 गांव का समूह होता है, इसको संग्रहक कहते हैं। फिर सार्वत्रिक होता था, ये लगभग 400 गांव का समूह को सार्वत्रिक कहते थे। इसके बाद में द्रोणमुख। द्रोणमुख 800 गांव का समूह होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, जनपद में कितने गांव होते हैं? जनपद में 10 गांव। ठीक है। इसके बाद में संग्रहक। संग्रहक में लगभग 200 गांव। उसके बाद में आता था सार्वत्रिक, इसमें 400 गांव होते हैं। और द्रोणमुख। द्रोणमुख में 800 गांव होते हैं। तो एक पूरा इस तरीके का संगठन बना हुआ था, इनके नाम आप याद करिएगा। अगला अंग है चौथा, वो है दुर्ग। है ना? दुर्ग, 4 प्रकार के दुर्गों की बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो एक होता है, एक दुर्ग है औदिक। औदिक दुर्ग मतलब कि जो जल में स्थित होता है उसको औदिक दुर्ग कहते हैं। एक होता है जो पर्वतों पर स्थित होता है उसको पार्वत दुर्ग कहते हैं। जो जंगलों में या मरुस्थल में स्थित होता है उसको धानवद दुर्ग कहते हैं। है ना? जो मरुस्थलों में स्थित होता है उसको धनवद दुर्ग कहते हैं। और जो वनों में स्थित होता है या पहाड़ी पर स्थित होता है वो, उसको क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। तो इस तरह के 4 प्रकार के दुर्ग हुआ करते हैं। दंड, है ना? 5वां अंग है दंड, सेना व लॉ एंड ऑर्डर। है ना? तो दंड के बारे में इसमें कौटिल्य क्या कहते हैं कि दंड क्यों जरूरी था? भैया राज्य की रक्षा के लिए, धन की बढ़ोतरी करने के लिए दंड बहुत महत्वपूर्ण था। दंड तो संपूर्ण शासन के संचालन के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, और राज्य में जो शासन का आधार ही क्या था? दंड था। है? दंड, जैसे जो वस्तु प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करने का साधन दंड था। पहले वस्तु को प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसमें बढ़ोतरी करना, बढ़ोतरी है उसकी रक्षा करना, और जो रक्षा करने के बाद उसका सही वितरण करना। ना, ये 4 उद्देश्य मैं आपको पहले भी बताया दंड के। यहाँ पर वही है कि भैया वस्तु की प्राप्ति करना, प्राप्ति में बढ़ोतरी करना, है ना? जो बढ़ोतरी है उसका संग्रहण करना, और उसके बाद में उसका वितरण करना, ये 4 उद्देश्य हुआ करते थे दंड के। छठवां महत्वपूर्ण अंग है ट्रेजरी, है ना? कोर्ट। इसमें क्या होता था? मतलब खजाना। खजाना, कर को संग्रह जो करता था उसको कहा जाता था कोषाध्यक्ष, मतलब समाहर्ता। है? समाहर्ता और कोषाध्यक्ष को सन्निधत्ता कहा जाता था। जो कोष का अध्यक्ष होता था उसको सन्निधत्ता कहते थे, और जो जमा करता था उसको समाहर्ता कहते थे। और जो धन, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने वाले को समाहर्ता बोल रहे हैं, और जो अध्यक्ष होता था उसको संदिग्धता बोलते हैं ना, कोष के अध्यक्ष को। इसके बाद में 7वां और अंत महत्वपूर्ण जो अंग है राज्य का, उसको कहा जाता है क्या? मित्र। है? मित्र। तो मित्र कौन होते थे? वे राज्य के वैदेशिक संबंध है, मतलब एक राज्य के दूसरे जिन राज्यों से संबंध होते थे उनको मित्र कहे जाते थे। आधुनिक राज्य के ये अंग थे, मतलब उस समय मित्र मतलब एक राज्य के दूसरे राज्य कुछ मित्र होना चाहिए जो राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी होते। तो ये 7 अंग थे उस समय। तो ये उस समय राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे, जिनको हमने बारी बारी से देखा। वे है, पहला महत्वपूर्ण अंग हमने पढ़ा स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जन, चौथा दूर, 5वां हमने पढ़ा कोष, 6वां हमने पढ़ा दान, और 7वां जो हमने देखा अंग वो है मित्र। है ना? तो इस 7 अंगों से मिलकर उस समय राज्य बना था। जैसे आज के समय में आधुनिक राज्य में क्या है? देखो, कौटिल्य की धारणा जो थी ना राज्यों को लेकर, कहीं ना कहीं आज भी चल रही है। आज के जो आधुनिक राज्य के महत्वपूर्ण अंग क्या है? जैसे सिर्फ 3 अंग है, 4 अंग आप कह सकते हो। तो पहला अंग है संप्रभुता, आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण, उस समय संप्रभुता नहीं है। दूसरा सरकार है, इन्हीं को अमात्य या मंत्री आप कह सकते हो। तीसरा है जनसंख्या। 3 ही अंग है आज जो महत्वपूर्ण है, जिसमें संप्रभुता, सरकार और जनसंख्या। और एक चौथा अंग आप कह सकते हो भूमि या जनपद, जो आज हम आधुनिक राज्य के लक्षण मानते हैं ना। वो सप्तांग सिद्धांत में जो 7 अंग बताए हैं ना कौटिल्य ने, उनकी जो तुलना हमारे शरीर के अंगों से की है। जैसे देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि जो सर है,
राजा की तुलना मस्तिष्क की से की है। किससे की है राजा की तुलना कौटिल्य ने? हमारे सर या मस्तिष्क से की है। अमात्य अमात्य की तुलना किससे की? आंखों से। मंत्री को क्या कहा है? आंख कहा है कौटिल्य ने, है ना? जो जनपद है उनको हमारी जंगा की तरह कहा है, और जो दुर्ग है दुर्ग को भुजाएं कहा है, दंड को मस्तिष्क कहा है, कोष को मुख कहा है, और मित्र को कान कहा है। देखो सातों अंगों की तुलना 7 तरीके से की है। एक बार और समझिए। राजा को सिर कहा है ना? वैसे देखे तो मस्तिष्क की तरह बताया, पर अब जो अंगों की तुलना में अलग है, ध्यान रखिए, है ना? देखो अंगों की तुलना जब करते हैं तो राजा को सर बताया है, ठीक है, अमात्य को आग बताया है, जनपद को क्या बताया? जंगाओं को जनपद के जैसा बताया है, दुर्ग को भुजाओं की तरह बताया कि कुछ तरह की सुरक्षा कर, दंड को मस्तिष्क कहा है। दंड को बहुत महत्वपूर्ण वो दिया है कौटिल्य ने रोल, कि दंड को मस्तिष्क कहा है, उसके बाद में कोष को मुख कहा है, और जो मित्र है उसको कान की तरह कहा है राज्य के लिए। तो इस तरीके से 7 अंगों से अलग अलग जो हमारे राज्य है और उनके अंग है, उनके हमारे शरीर के 7 अंगों से कौटिल्य ने तुलना की है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी कौटिल्य ने अपने विचार दिए थे। इनको क्या कहा जाता है? इनको मंडल सिद्धांत कहा जाता है। ये विदेश नीति से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या कहा है? मतलब मंडल सिद्धांत क्या है? इसमें क्या बात कौटिल्य करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है मंडल सिद्धांत, है ना? तो चलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है मंडल सिद्धांत, है ना? कि एक राज्य के दूसरे राज्य से कैसे संबंध होने चाहिए, है ना? तो पड़ोसी राज्यों से संबंध कैसे हो, उसको कहा जाता है मंडल सिद्धांत, दिया है कौटिल्य ने ना। मंडल का मतलब होता है शक्ति संतुलन कैसा होना चाहिए राज्यों में, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। मंडल का अर्थ होता है घेरा, घेरा या व्रत, मतलब कि एक सात राज्य मतलब कि 12 राज्यों का घेरा। उसको क्या कहा है कौटिल्य? मंडल कहा है, इसलिए उसी के उस पर नाम रख दिया मंडल। मंडल में मुख्यतः 12 राज्य है और उनकी 72 प्रवृत्तियां है ना? और इस मंडल सिद्धांत में जो सबसे सेंटर में होता है वो होता है विजय विषय। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं कि मंडल सिद्धांत आखिर क्या है। देखो तो भैया इसमें क्या होता है, विजय विषय मान लीजिए एक राज्य है ना, एक राजा है, विजय विषय इसको कहा गया है, जैसे ये एक बीच में विजय विश्व क्या है, ये बहुत महत्वाकांक्षी राजा है। विजय विश्व बहुत सारी शक्ति प्राप्त करना चाहता है और अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। और ये ना ये अरि और जो पार्षद ग्रह सार है, इन दोनों के बीच में होता है विजय विश्व ना। विजय विश्व एक ऐसा राजा आप मान लीजिए, मतलब एक ऐसा राज्य है जैसे भारत की, वो बहुत सारी शक्ति प्राप्त करना चाहता है और बहुत महत्वाकांक्षी है। तो इसके पीछे जो होता है ना, अरि, अरे ये इसकी पीठ के पीछे होता है, मतलब इसके सामने वाला राज्य होता है, अरे इसके सामने है ना? तो इसका शत्रु कौन होता है? अरे विजय गुस्से का जो सामने या जो पड़ोसी वाला राज्य है वो है अरे, और अरे किसका? विजय गुस्से का शत्रु राज्य होता है। इसके बाद में इसके अगला जो सामने का जो राज्य होता है, जो अरि का पड़ोसी होता है, जिसको मित्र कह रहे हैं, तो मित्र जो होता है इस अरि का शत्रु होता है, जैसे हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु, और जो हरि का जो पड़ोसी है वो उसका शत्रु, तो शत्रु का शत्रु हमारा क्या होता है? मित्र हो गया। कैसे? देख विजय विश्व हम है ना, हमारा शत्रु कौन है? हरि है। तो हरि का पड़ोसी होगा वो इसका शत्रु होगा, किंतु हमारा मित्र होगा, तो ये विजय किसी का क्या होगा? मित्र होगा, है। और 5वें नंबर पे जो है मित्र है। इसके बाद में जो मित्र का पड़ोसी राज्य होगा उसको हम हरि मित्र बोलेंगे, मतलब कि मित्र का पड़ोसी है तो मित्र का शत्रु होगा, पर ये जो है इसका दोस्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अरि मित्र मित्र, मतलब ये अरि का मित्र होगा और मित्र का शत्रु होगा। इसके बाद में जो अरि मित्र का पड़ोसी होगा, वो इसका शत्रु होगा अरि मित्र का। जब वो अरि मित्र का शत्रु होगा तो मित्र का क्या होगा? मित्र होगा। मतलब एक एक करके आप समझिए, ये देखिए मित्र मित्र, और इधर से देखिए ये अरि शत्रु और शत्रु, ये इस तरीके से श्रृंखला एक एक छोड़। हमारा पड़ोसी क्या होगा? हमारा शत्रु होगा, और शत्रु का पड़ोसी शत्रु का शत्रु होगा पर हमारा मित्र होगा। ये ऐसा चल रहा है। इसके बाद में तो देखिए विजय विश्व अरि क्या हो जाएगा? इसका शत्रु हो जाएगा। फिर इसका जो पड़ोसी है उसको मित्र नाम दिया, तो विजय विश्व का मित्र होगा ना, इसी से तुलना करना है आपको विजय विश्व से। इसका मित्र होगा, फिर ये इसका पड़ोसी है तो इसका शत्रु होगा, अरि का मित्र होगा। और क्योंकि हमारे मित्र का कोई शत्रु है तो हमारा भी शत्रु हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऊपर वाले जो सामने की श्रृंखला बनेगी,
वो क्या होगी? अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, मतलब जो मित्र मित्र है, ये विजय विश्व का मित्र है, तो ये इसका क्या हुआ? अरि मित्र का, इसका शत्रु हुआ और अरि मित्र का मित्र हुआ, तो अरि मित्र मित्र इसको नाम दे दिया गया है ना। इसके बाद में विजय विश्व के पीछे पासनी ग्रह सार होता है, जिसका नाम है, तो वो विजय विश्व का शत्रु होगा। जब ये शत्रु होगा, तो ये इसकी सीमा पे आक्रांत है, तो ये आक्रांत का शत्रु होगा, पर विजय विश्व का क्या हो गया? विजय विश्व का मित्र हो गए, है ना। फिर से स्वतंत्र विजय विश्व का मित्र है और ये इसका पड़ोसी है, तो ये आक्रांत का शत्रु होगा पासनिक ग्रह से। जब इसका शत्रु हुआ, हमारे मित्र का शत्रु हुआ, तो ये मान लो कि हमारा भी शत्रु हो गया है। तो पासनिक ग्रह सार क्या होगा? शत्रु होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आक्रांत सार। चूंकि ये हमारे शत्रु का पड़ोसी है, तो ये उसका शत्रु होगा, तो हमारा क्या होगा? मित्र होगा, है हमारा मित्र होगा। ये देखो, ये हो गया, ये शत्रु, ये मित्र, ये शत्रु, ठीक है, ये मित्र और शत्रु। ये इस तरीके से देशों में संबंध होते हैं। इसके बाद में दो तरह के राज्य और होते हैं ना। देखिए, फिर आता है मध्यम। मध्यम क्या होता है? ये विजु विषु और अरि, वास्तविक रथ, इनकी सब दोनों की सीमा पे स्थित होता है। ये शत्रु और मित्र, विजु विषु और अरि की सीमा पे स्थित होता है, उस देश को मध्यम कहा जाता है। ये देश क्या होता है? ये इनसे शक्तिशाली होता है, दोनों से, है। और ये दोनों से शक्तिशाली होता है, ये दोनों की सहायता भी करता है। जैसे आप देखिए, एक समय चाइना इस भूमिका में था कि पाकिस्तान हमारा शत्रु था, और ये हमारी दोनों की सीमा पे स्थित है, मान लीजिए आप, और ये एक तरीके से हमारा मित्र, है ना। अभी थोड़ा सा परिदृश्य बदल गया है, तो ये मध्यम होता है। और एक और कहीं उदासीन एक राज्य होता है, ये सबसे शक्तिशाली होता है। ये अरि और विजु के से शक्तिशाली कौन होता है? मध्यम। इन सबसे शक्तिशाली मध्यम। और मध्यम से भी शक्तिशाली होता है जो उदासीन होता है, जो न्यूट्रल होता है एक तरीके से, है। आप इसको कह सकते हैं। मध्यम जो है इनसे मित्रता भी रखता है और लड़ाई भी करता है, पर जो उदासीन होता है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे यूएसए की आप स्थिति देख सकते हैं, दूर दराज सा, युद्धों से बहुत दूर रहा एक समय, पर वो बहुत ताकतवर होता है, वो सबसे शक्तिशाली राज्य है, तो ये उदासीन। कुल मिलाकर यही है, ये क्या है? यही कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। किस तरीके से विदेश नीति में राज्यों का एक मंडल होता है, वो आपस में मिलकर एक दूसरे से किस तरीके के राज्यों के संपर्क होना चाहिए, ये इस पर आधारित है। इसी को क्या कहा जाता है? इसको मंडल सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है ना। कौटिल्य आगे कहते हैं कि सैन्य बल व युद्ध, राजा के पास तीन शक्तियां होती, सैन्य बल और युद्ध के अलावा भी राजा के पास तीन शक्तियां होती। तो तीन शक्तियां कौन सी होती है? देखो, एक उत्साह की शक्ति होती है, ये नैतिक बल पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल देती है। राजा के पास तीन तरह की शक्तियां और होती है, कौटिल्य कहते थे। एक उत्साह की शक्ति होती है, दूसरी प्रवाह की शक्ति होती है, और तीसरी होती है मंत्र शक्ति, मतलब उसके बोलने और किस तरीके से राजा बोलता है, बात करके, और किस तरह से प्रजा को प्रभावित करता है। तो ये भी एक तरह की शक्ति, एक तरह की शक्ति है, इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। तो राजा में सॉफ्ट पावर भी होना चाहिए, कौटिल्य इसकी बात करते हैं। राजा में एक शक्ति कौन सी होना चाहिए? सॉफ्ट पावर। एक तो उत्साह होना, राजा में खुद इतना उत्साह हो हर काम को करने के लिए, कि प्रजा भैया अपने आप मतलब राजा की सहायता करने लगे और खुद भी काम कर ले। दूसरा, ये राजा का प्रभाव होना चाहिए, कि राजा का पर्सनालिटी इस तरीके से, राजा का व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिससे सब प्रभावित हो। तीसरा, मन शक्ति की कूटनीति, मतलब सॉफ्ट पावर भी राजा के पास होना चाहिए। कौटिल्य इसकी वकालत करते हैं, और यही जो है हमारे कौटिल्य जी का कौन सा सिद्धांत है? मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत के बाद विदेश नीति का जो इसी का रूप है ना, मंडल सिद्धांत का अगला क्या रूप है? मंडल सिद्धांत का ये रूप है षटगुण नीति। मतलब कौटिल्य छह तरह की नीतियों की बात करता है विदेशी संबंध को संचालित करने के लिए, कि किस तरीके से दूसरे राज्यों से संबंध बनाने में तीन छह सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए राज्य को। तो पहला है संधि। सद्गुण नीति की पहली नीति कौन सी है? संधि। संधि का मतलब क्या होता है? एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध बनाना। तो विदेश नीति में कैसे काम होता है ना, अकेला राज्य तो कुछ भी कर नहीं सकता। तो हमको हमारी या तो सुरक्षा के लिए या वस्तु या सामान के आदान प्रदान के लिए दूसरे राज्यों से संबंध बनाना होता है। तो पहले संबंध कैसे बनाएंगे? तो एक होता है संधि, हमें दूसरे राज्य से संधि और अच्छे संबंध बनाने चाहिए। दूसरा,
दूसरा गुण बताता है ना, दूसरी नीति बताता है कौटिल्य, वो है विग्रह की। हमें कुछ राज्यों से अगर स्थिति हमारे फेवर में ना हो तो विच्छेद कर लेना चाहिए और बुराई में संलग्न हो जाना चाहिए। बुराई में संलग्न या विच्छेद मतलब कि संबंध तोड़ लेने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है समाज में कि पट नहीं रही है, कोई राज्य हमारे लिए खतरा है ना? जैसे अमेरिका और दूसरे देशों से कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपीय संगठन से, तो इस तरह की चीजें की बात करता है कि दूसरे विग्रह मतलब कि राज्य जब संबंध बनाए पर अगर कोई राज्य हमारे लिए उस तरीके से लाभदायक नहीं है तो हमें उससे विग्रह कर लेना चाहिए, संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। ये सब करना है अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए। अगर वो राज्य हमारे काम का नहीं है भैया तो उससे संबंध तोड़ दो। इसके बाद में चढ़ाई करना, मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जिस पर आक्रमण करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हमें किसी राज्य पर चढ़ाई भी कर लेना चाहिए, है ना? चौथा होता है मौन रहना, उदासीन या तटस्थ रहना। कई बार मान लीजिए दो राज्यों में युद्ध चल रहा हो जिससे हमको फायदा है, या फिर अगर हमारे बोलने से हमारे देश को नुकसान होना चाहिए हो जाए तो हम चुप रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। हमें कुछ युद्ध आक्रमण कुछ नहीं करना चाहिए। अगर राज्य की भलाई के लिए तटस्थ रहना, तो एक है आसन, मतलब हमें चुपचाप रहना चाहिए, किस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। और पांचवा जो षटकुल नीति का भाग पांचवा है वो है संशय। मतलब मान लीजिए कोई राजा राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके संरक्षण में अगर जाने से हमारे राज्य की रक्षा सुनिश्चित होती है या ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमें संशय संश्रय भी ले लेना चाहिए, मतलब किसी राज्य का आश्रय भी ले लेना चाहिए ना। और छठवीं जो षटगुण नीति वो है द्वैधी भाव है। द्वैधी भाव इसको बोलते हैं, मतलब कि एक राज्य से संधि कर ले, दूसरे राज्य से क्या कर ले, विग्रह कर ले। कुछ इस तरह की नीति होती है ना, जैसे हमने रशिया से संधि की थी 1971 में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका दूर हो गया, पर हमारा वो उद्देश्य नहीं था। तो अगर ऐसा समय हो तो एक राज्य से रिश्ता तोड़ दे और दूसरे राज्य से रिश्ता बना दे। यही छह नीति है कि अगर जरूरत पड़े किसी राज्य को अपने हित के लिए तो छह तरीके से संबंधों को बना सकता है, संधि निर्माण कर सकता है, विग्रह कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, आसन संसर्ग क्रोधी। तो छह बिंदु आते हैं सद्गुण नीति में, इनको याद रखिएगा। ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जा रहा है। तो भैया इनके लिए क्या उपाय करोगे आप मंडल सिद्धांत में इसे अपनाने के लिए? दूसरे राज्य से जब संबंध बनाओगे, छह तरीके की नीति आपके पास है, जैसे कौटिल्य ने बताई कौन सी छह नीतियां हैं। छह नीतियां याद रखेगा, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और दो द्वंद्वी भाव। छह तरह की नीति, तो इनके लिए चार उपाय भी बताता है कौटिल्य। अब इनको आप कैसे पाओगे? तो चार उपाय की बात करता है कौटिल्य। वो चार उपाय है साम, दाम, दंड, भेद। काम का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। चार उपाय बताए इन्होंने है मंडल सिद्धांत के लिए, या विदेशी संबंध आप कह सकते हो, विदेशी संबंध बनाने के लिए साम मतलब मान लीजिए किसी सबसे पहले जो उपाय करना चाहिए हमको अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाते हुए किसी, वो है शांति का जितना हो सके है। इसको सबसे महत्वपूर्ण माने है कौटिल्य ने। हमें समझा बुझाकर या शांति से बात करना चाहिए और डायरेक्ट युद्ध पे ना आकर चीजों का कैसे हल करना चाहिए हमें समस्या शांतिपूर्वक, है ना? शाम से मतलब बातचीत करके समझा बुझा कर काम करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, शाम। दाम का मतलब होता है धन देकर, मतलब जैसे चाइना क्या करता है, धन देकर राज्य को अपने पक्ष में कर लेता है। अपने राज्य को कहीं ना कहीं देखो कौटिल्य क्या दिया था, अपने राज्य को मजबूत करना चाहे किसी भी तरीके से। पहले तो शांति प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं बन पा रहा है तो दाम कर किसी दूसरे देश को खरीद लो अपने फेवर में करने के लिए, तो धन देकर राज्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तीसरा होता है दंड, मान लो कोई राज्य मान ही नहीं रहा है तो उस पे क्या करेंगे, हम आक्रमण कर देंगे। इसको कौटिल्य ने सबसे अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करने की बात की। दंड दंड का प्रयोग सबसे आखिरी में करना चाहिए, भैया मान ही नहीं रहा है, आक्रमण कर को और अपने फेवर में। ठीक है। चौथा उपाय कौटिल्य बताता है भेद, मतलब कि एक राज्य में दूसरे राज्य को लेकर क्या करना, भेद डाल दो, है ना? एक राज्य में तो आपस में ही कम से कम लड़ते भिड़ते रहेंगे और खुद ही कमजोर हो जाएंगे। तो ये चौथा उपाय क्या है, भेद। और दंड को अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग करना है कौटिल्य, इसको क्या कहते हैं, दंड अंतिम विकल्प के रूप में इनको उपयोग करना है। तो ये चार उपाय हमने देख लिए जिसमें हमने देखा साम, दाम, दंड और भेद। ठीक है। इसके बाद में चार प्रकार के युद्ध की बात करते हैं कौटिल्य ना। मंगल सिद्धांत हमने देख लिया है, चार उपाय देख लिए हमने, शत्रुघ्न नीति देख लेती ली है। जल्दी से देख लेते हैं, कौटिल्य युद्ध के चार प्रकार बताता है। कौन से प्रकार है चार, देखिए।
एक प्रकार से धर्म युद्ध, जो नियम अनुसार होता है, उसको धर्म युद्ध की बात की है इन्होंने अर्थात। दूसरा होता है कूट युद्ध, मतलब जो छल पूर्वक युद्ध करते हैं ना, उसको कूट युद्ध कहते हैं, कूट युद्ध बताया है होटल। तीसरा बताया है प्रश्न युद्ध है, क्या प्रश्न युद्ध या निष्कर्ष युद्ध, जैसे विष आदि का प्रयोग करना ना, ऐसे कह सकते हैं कि कोई जहरीली गैसों का प्रयोग कर लेना या जहर देकर किसी राज्य के राजा को मार दिया, उसको कब्जा कर दिया, है ना। बाद में हम इतिहास में इसको देखते भी है। तो प्रश्न, और चौथा है माया, धन दौलत या महिला को किसी को भिजवाकर वहां किसी राज्य में भेद डाल देना और नष्ट कर देना, ये माया युद्ध हो जाता है ना। तो चार युद्ध का वर्णन कौटिल्य करते हैं अपने अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब कौटिल्य ने तीन प्रकार के राजदूत बताए हैं। कौन से राजदूत बताए हैं? तीन प्रकार के राजदूत, राजदूतों के बारे में भी लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा भी तीन प्रकार के राजदूत होते हैं। एक होते हैं जो निःशस्त्रार्थ, इनमें अमात्य के सद्गुण समस्त गुण होते हैं, इसे विदेशी राजा से संधि करने आदि के पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं। पहले प्रकार के जो राजदूत होते हैं जिनको कहते हैं निष्ठार्थ, मतलब ये ऐसे होते हैं जो मंत्रियों के जैसे होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, तो इनको बहुत सारे अधिकार देता है कौटिल्य कि वो जाके विदेशों से संबंध बना सकते हैं और इनको स्वतंत्रता होती है ना। तो पहले प्रकार के राजदूत होते हैं। दूसरे होते हैं परिमितार्थ, है ना, ये अमात्य के बजाय एक चौथाई बोलने वाले होते हैं। इनमें केवल निश्चित मामलों में ही इनमें भी निश्चित मामलों के समझौते के इनको अधिकार होते हैं। एक तो होते हैं निष्ठार्थ, ये पूरी तरीके से मंत्री जैसे हाई लेवल के, आप मान लीजिए राजदूत, कैबिनेट स्तर के मान लीजिए। तीन श्रेणियों में बांटा, तो पहले जो निस्वार्थ होते हैं इनमें सारे गुण होते हैं, तो इनको बहुत सारे अधिकार। दूसरे परिमितार्थ, मतलब कुछ ही मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, तो इनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तीसरे होते हैं शासनहार, मतलब ये केवल संदेश पहुंचाने वाला राजदूत होता है, कोई अधिकार नहीं होते। एक तरीके से राजदूत होते हैं जो संदेश लेकर जाते थे। तो राजदूतों को भी तीन कैटेगरी में बांटा है कौटिल्य ने, है ना। तो गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत विस्तार से लिखा है कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर अर्थशास्त्र में ना। तो गुप्तचर व्यवस्था कैसी होगी, कौटिल्य कहते हैं, तो 9 प्रकार के गूढ़ पुरुष गुप्तचर होंगे ना। 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करते हैं कौटिल्य, तो जानना बहुत आपके लिए। तो 9 प्रकार कौन से देखे? एक प्रकार है कपाटिक, दूसरा है उदास्थित, तीसरा है गृहपतिक, जो ग्रहों में रहकर करते हैं, ये बिल्कुल कूटनीतिक होते हैं, जासूसों की तरह जो होते हैं, है ना। एक उदात होते हैं। अगले होते हैं वैदे हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं। फिर अगले हैं तापस, उसके बाद में स्त्री भी राजदूत हुआ करते थे। उसके राजदूत मतलब स्त्री भी जो थी हमारी, वो गुप्तचर हुआ करते थे। उसके बाद में तीक्ष्ण, स्त्रियों में जो वैश्याएं होती थी, इनको भी ऐसा वैश्याएं और विष करना के उपयोग करने की बात कौटिल्य के बारे में सुन हम लोग देखते हैं। और सामने तो विष कन्याएं तैयार की जाती थी, है ना। और स्त्रियाँ भी होती थी गुप्तचर, जो भेद निकालती थी। रसद, मतलब जो खाना बनाने वाले होते थे, भिखारी लोग भी एक तरीके से। इस तरीके के 9 गुप्तचरों की बात कौटिल्य करते हैं अपने अर्थशास्त्र में। देख लेते हैं संक्षेप में कि हमने क्या पढ़ा कौटिल्य के बारे में अभी तक, मतलब क्या समझा है। तो हमने देखा, मुख्यतः हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हमने देखा कौटिल्य वर्ण व्यवस्था के पक्षधर है। पर कौटिल्य, हमने पहला बिंदु देखा, संक्षेप में समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कौटिल्य के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि कौटिल्य वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। तो देखो, कौटिल्य कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। किस आधारित? मनु की तरह जन्म से नहीं होता, इसका यहाँ पर स्थानांतरण संभव है। मतलब कि आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जान सकते हो। यहाँ कौटिल्य बहुत यथार्थ मामले को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये अंतर है मनु और कौटिल्य, ठीक। महिला को उत्तराधिकार देने का कौटिल्य बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मनु की तरह बिल्कुल महिलाओं को इन्होंने नीचा दर्जा नहीं दिया है। यहाँ भी आपको कौटिल्य थोड़े उदार किस्म के नजर आएंगे, जो यथार्थ पे बात कर। हाँ, दंड में समानता के विरोधी दंड में समानता के सिद्धांत का उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सबको समान दंड का कौटिल्य समर्थन नहीं करते। जैसे कोई गर्भवती महिला है, तो उसको कम दंड दिया जाएगा भैया, है ना। और जो उच्च कुल के लोगों है, उच्च कुल के लोगों को कम दंड देने की बात कौटिल्य करते हैं, ठीक है। बोला है कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष राजनीति, है ना। वह धर्म का पृथक्करण करते हैं राज्य से, और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। मोटा मोटा कौटिल्य के विचार को आप देखोगे, चौथे बिंदु को हम देख रहे हैं। कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं, धर्म और राजनीति को अलग अलग करते हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। अगला हमने देखा कौटिल्य ने दंड को, कौटिल्य ने दंड
को साध्य नहीं माना। तो राजनीति में कौटिल्य ने दंड को महत्वपूर्ण तो माना है, तो केवल दंड को ही नहीं माना। उन्होंने साध्य माना है राज्य को, ये सारी चीजें राज्य के लिए, केवल उसके लिए चीजें नहीं है, ठीक है। कौटिल्य ने 7 अंग में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिनमें जिसमें उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए। फिर आपने देखा कि उसमें उन्होंने पुरोहित को शामिल नहीं किया। मतलब आप समझ रहे हो धर्मनिरपेक्ष को कितना महत्व दिया है कौटिल्य ने। पुरोहित को शामिल नहीं किया, तो इसलिए कौटिल्य का जो राज्य यथार्थ है और राज्य पर बहुत ज्यादा बल दिया है कौटिल्य ने। अगला है 7वां बिंदु, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर लिखा गया है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है मुख्यतः शासन कला पर लिखा है। उसने राजनीतिक सिद्धांत या दर्शन देने की कोशिश नहीं की है। अर्थशास्त्र में यथार्थवाद, धर्मनिरपेक्षता, नैतिक निरपेक्षता का समर्थन किया गया है। हाँ, पर इसमें भौतिकवाद का समर्थन नहीं। ये नहीं कि ये सब राज्य इसके लिए होगा कि लोग बहुत धन संपत्ति अर्जित करेंगे। राज्य का अच्छे से संचालन हो, सब लोग आराम सुख सुविधा से रहे, ये उद्देश्य है कौटिल्य का राज्य बनाने का, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित नौकरशाही व्यवस्था वर्तमान ढांचे से काफी साम्य रखती है। मतलब कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में क्या बताई है, अर्थशास्त्र में, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो व्यवस्था बताई है किसको लेकर, जो नौकरशाही का उस समय वर्णन किया है कौटिल्य ने, किसमें, अर्थशास्त्र में। वो आज की जो नौकरशाही है भैया उससे बहुत ज्यादा मेल खाती है। मतलब कितना समानता है भैया, कौटिल्य ये बात किस सन में कह रहे हैं, और आज वही समानता हमको देखने को कम मिलती है। आज की भी जो नौकरशाही है लगभग वो भी वैसे ही समानता रखती है जैसे उस समय कौटिल्य ने हमको बताया था, है ना। देखिए कौटिल्य का एक बहुत अच्छी लाइन है जिसको आप एक बार देख लेते हैं अंत में। कौटिल्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, नहीं अनुभव से सीखोगे तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कितनी अच्छी बात कौटिल्य यहाँ कह रहे हैं भैया कि तुम जीवन में सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के अनुभव से मतलब सीखो। अगर अपने अनुभव से सीखते रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, जीवन बहुत छोटा है। दूसरों के अनुभव से सीखो कि किस गली पे आपको जाना है, किस गली पे आपको नहीं जाना। इसके अलावा एक दो चीज और कौटिल्य ने कही थी, जैसे देखिए एक बात और, कौटिल्य ने राज्य के स्थायित्व पर बल दिया है ना। कौटिल्य ने जो अपना दर्शन दिया, इनका मुख्य उद्देश्य राज्य स्थायी कैसे हो, राज्य स्थायी कैसे हो, है। इसी के साथ इन्होंने गणतंत्र की भी थोड़ी सी आलोचना की, उस पर भी अपने विचार दिए, आलोचना, आलोचना की। तो ये मुख्यतः ये थे कौटिल्य, जो भारत के एक महान दार्शनिक है, एक महान राजनीतिक विचारक है। इन्हें प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। बहुत विस्तार से अपनी पुस्तक में चीजों के बारे में लिखा है ना, और उन पर विस्तृत चर्चा की है, वर्णन किया है। तो यही हम कौटिल्य को समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अभी कोर्स ज्वाइन करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम की। अगर आपको जो भी डाउट हो फिर हमें बताइएगा, इसके लिए हम लाइव क्लास लेने की भी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपको पुनः मेरा एक बार नमस्कार, और अपना ध्यान रखिए। आप लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।